अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। और जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे और रोज़ ही बात करते हैं कि इस बार तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का लगता है तहिया कर लिया है मौसम ने। और रात गए एक बार फिर से, पहले तो भरपूर हवाएं चली हैं लाहौर और गिद्दनवा में, और फिर उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई है, हर तरफ जल थल एक हो गया। और वो जिस तरह बिलावल भुट्टो कहते हैं ना कि ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है, तो हर जगह पानी पानी है, पानी पानी देखने को मिला। लेकिन जो रात की बारिश थी उसके बाद मौसम जो वो काफ़ी बदला हुआ मिला। एक खुनकी सी जो महसूस की गई मौसम के अंदर, वो बहुत एक पॉजिटिव चेंज है। और मौसम जब बदलता है तो उसके साथ साथ इंसान का मिजाज भी बदल जाता है। गर्मी के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ रही है तो जाहिर है मिजाज भी कुछ सर्द हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पारा हाई रहता था लोगों का। तो अब मौसम जो है वो काफ़ी असरअंदाज हो रहा है लोगों के ऊपर, मस्बत असरात आ रहे हैं। चेहरे जो है वो खिलते हुए नजर आ रहे थे। मैंने आज ऑफिस आते हुए भी देखा, बहुत सारे लोग मुझे फ्रेश नजर आए। आपका चेहरा मौसम की वजह से, हाँ मौसम जाहिर है असरअंदाज होता है हमारे ऊपर। और एक और बात करें, पॉजिटिव पहलू ये भी है इशाल के लोग ना तंग आ चुके हैं बिजली के बिलों की वजह से, क्योंकि जो हब्स का मौसम होता है जिसमें बरसात में उसके बाद सावन बादों बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो लोग एसी के बगैर रह नहीं पाते, फिर एसी चलाते हैं तो फिर भारी भरकम बिल आते हैं। और जिस तरह से रेट बढ़ते जा रहे हैं उसके नीचे आने की तो कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि कुदरत मेहरबान हुई, इसी बहाने शायद बिजली के बिल अगले महीने जाकर कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि इससे जिस तरह आप बता रही थी कि काफ़ी हद तक टेम्परेचर भी कम हुआ है। महकमा मौसमियात की पेशगोई भी यही है कि मौसम इस बार जल्दी जो है सर्दी जल्दी आ जाएगी। तो ये जो इम्कानात हैं जल्द सर्दी आने के, वो कुछ लोगों के लिए खुशाइंद भी हैं, कुछ लोगों के लिए खुशाइंद नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो है वो उनके पास अपनी अपनी छत मौजूद नहीं होती है, वो बगैर छत के खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारते हैं। खैर बारिश भी उनके लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है, और जो सर्दी होती है वो भी उनके लिए काफ़ी सख्त साबित होती है। लेकिन हम ये दुआ है कि उन लोगों को भी अल्लाह अपनी छत, अपना घर जो है वो अता फरमाए, ताकि वो भी अपने घरों का सुख जो है वो महसूस कर पाएँ, इस मौसम को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और जिस तरह से जुनैद कह रहे थे कि जलता लेक हो गया, तो वो जो पानी की सूरत हाल है वो भी हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हम देख लें इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कहीं पर भी, बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, छोटे शहरों में भी यही सूरत हाल है। आप सही कह रहे हैं शाल, इस पे हम डिटेल में बात भी करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे और महकमा मौसमियात से, और उनसे भी जानेंगे कि अगले स्पेल के बारे में क्या पेशगोई है, कब तक ये जारी रह सकता है। लेकिन उससे पहले एक अहम डेवलपमेंट है हुकूमती ऐवानों से और मुल्की सियासी मंजरनामे में जो हलचल है, जहाँ एक तरफ हुकूमत कानून साजी के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है, तो वहीं पर अपोजिशन भी हुकूमती मिशन को नाकाम बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। और गुज़श्ता रोज सेनेट का इजलास भी हुआ, आपने देखा होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अब हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें सेनेटर अब्दुल कादिर ने तहरीक पेश की और चेयरमैन सेनेट ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मुतल्लिका कमेटी को फिर भेज दिया। बिल्कुल जी, बिल की तहरीक पेश होते ही अपोजिशन ने भी एहतजाज करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है। जैसा कि अपोजिशन हमेशा, कोई भी हुकूमत में हो, कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन में, अपोजिशन का काम यही है। लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनके मतलब सुनवाई नहीं जिनकी हो रही, तो हम चाहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि वो केसेस भी, उनकी भी सुनवाई हो सके। पीटीआई के सेनेटर अली ज़फ़र ने जजों की तादाद बढ़ाने के बिल को जुडिशल कू करार देते हुए कहा है कि ये मतलब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लाहात होती हैं हमेशा से। ये जो आपने अभी बताया है, आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़ ये है, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि बहुत से केसेस हैं ज़ेर इल्तिवा हैं और ताख़ीर का सामना है, और उसकी रीज़न वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जजेस की तादाद कम है, और इसका एक ही हल है कि इन केसेस की तमाम लोगों की सुनवाई हो सके, कि आपको जजेस की तादाद को फौरी तौर पर बढ़ाना होगा। चीफ जस्टिस के अलावा 20 जजेस का वो तकाजा कर रहे हैं। तो एक न्यूज़ ने इस मामले पर JUI फेक का मौक़िफ़ भी जाना है, अभी तक वो उनको मनाने में कामयाब नहीं हो सके। गो के सदर मुमलिकत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से एक हफ्ते में मुलाकातें हुई, और इन दोनों मुलाकातों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, जो कि इस बात की इंडिकेशन थी कि जो ताकत के ऐवान हैं वो भी इस वक्त चाह रहे हैं कि मौलाना दोबारा से गेम में इन हो और हुकूमती बेंचेस की लेकिन मौलाना जो है वो ये कहते हैं कि अब हम किसी धरे का साथ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अभी हाफिज अब्दुल्ला साहब का मौक़िफ़ आया, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हमें कायल कर ले हुकूमत तो फिर हम इनकी हिमायत कर सकते हैं। वो कहते हैं पहले मौक़िफ़ हमारे सामने रखे कि क्यों जजेस की तादाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं भी नहीं होते, कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी पे अमल पैरा होते हैं सभी सियासी लोग भी और जमातें भी। तो अब वो चाह रहे हैं कि कोई अच्छी ऑफर हो, कोई ऐसी
पुरकशिश ऑफ़र उनको दी जाए, जिसके बाद फिर वो अपनी जो भी वज़न है उस पलड़े में डालेंगे। तो अब देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से उन्हें किस तरह से कायल किया जाता है। और ये जो मामला है जजेस के तादाद में इजाफे का, आने वाले दिनों में इसमें जो भी पेशरफ्त होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। और जो कानूनी हल्के हैं उस पर इस हवाले से काफ़ी गौर ख़ौज़ हो रहा है, और जो ज़ाहिरी बातें हैं उनको तनकीद का सामना भी है। और हुकूमत से यही सवाल किया जा रहा है कि आप ये बताएं कि तादाद बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, आपको जजेस की तादाद क्यों बढ़ानी है। लेकिन एक जो सामने आया मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से वो यही बार बार आ रहा है कि वो कहते हैं कि हमें इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत है जजेस की तादाद, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी भी ज़ेरे इल्तवा हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन केसेस को भी जल्द से जल्द निपटाया जा सके, उन लोगों को इंसाफ दिलवाया जा सके जो कि मुंतज़िर हैं। तो इसलिए हम जजेस की तादाद बढ़ाने के हक़ में हैं। और 20 जजेस का कहा जा रहा है कि 20 जजेस बढ़ाए जाएँ, और यही बिल जो है वो पेश भी किया गया है। लेकिन जाहिर है अपोजिशन हमेशा की तरह मुखालफत कर रही है। ये तो वैसे हुकूमती और अपोजिशन का मौक़िफ़ है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये तासुर ये दिया जा रहा है पिछले कुछ अरसे में जो फैसले सामने आए हैं, जो अहम केसेस और जो PTI को रिलीफ मिला है, हुकूमत को शिकवा ये है कि ये तमाम जजेस जो हैं जो कि हाँ जी जजेस के अंदर धड़ेबंदी है और ग्रुपिंग हो चुकी है, और उन्हें तरफदारी दी जा रही है, PTI के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि ज़रा बैलेंस हो जाए, कुछ हमारे साइड के जजेस भी आ जाएं और उसके बाद बैलेंस फैसले सामने। बिल्कुल जी, सियासी मंजरनामे की तरफ भी जाते हैं, लेकिन हम मौसम की तरफ एक दफ़ा फिर से आएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा एक समुद्री तूफान का भी सामना था कराची में, लेकिन शुक्र है कि वो शिद्दत नहीं देखी गई है। ख़ासतौर पे सिंध और बलूचिस्तान में गवादर साइड पे कराची की साहिली पट्टी पर वो इतना ज़्यादा शदीद नुकसान नहीं हुआ, अगर एक खदशात मौजूद। आप ये जानते होंगे कि बड़ा ब्लेस्ड है कराची, इससे पहले भी कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आए हैं। समंदर में एक तूफान की जद में आएगा और बहुत ज़्यादा खतरा, वो जो उसके खतरात भी रेड अलर्ट भी जारी किए गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो हमेशा वो तूफान पलट जाता है, वो किसी ना किसी तरफ अपना रुख बदल लेता है, और कराची और साहिल समंदर जो है उसके इर्द गिर्द रहने वाली आबादियाँ सेफ रहती हैं। बिल्कुल, वो कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार होने की वजह से एक ब्लेसिंग है, उनकी बुजुर्गों की दुआ है और अल्लाह ताला का करम भी है यकीनी तौर पे, जिसकी वजह से कराची इन तूफानों से बचा हुआ है। और हम दुआ करते हैं कि इन तूफानों से बचा ही रहे। शाहिद साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। शाहिद साहब, एक तो जो ये जो ताज़ा सिस्टम है समुद्री तूफान का भी और ये बारिशों का नया स्पेल आ रहा है, किन किन इलाकों में ज़्यादा असरअंदाज होगा, कब तक जारी रहेगा? देखिए, समुद्री तूफान जो था वो तो कराची और पाकिस्तान के इलाकों से तकरीबन अनएफेक्टिव हो गया, निकल गया है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये कल से जो शुरू हुआ है बारिशों का, ये अभी एक दिन और कल तक रहेगा। ये मगरबी हवाओं के तहत ये बारिशों का सिस्टम है, और मगरबी हवाओं का फीचर ये होता है कि उसमें से एक तो बारिश ठंडी होती है और बारिश के साथ हवा भी चलती है ठंडी। तो ऐसे हुआ लाहौर में, और अगले भी कल तक ये सिस्टम है, कल के बाद ये निकल जाएगा। और उसके बाद भी जो है एक तो हवा में खुरकी रहेगी हवा चलने की वजह से, और दूसरा मॉइस्चर में काफी कमी हो जाएगी, जैसे जो है हबस और गर्मी की शिद्दत में तो शायद कमी हो जाएगी। इस बार मौसम ने बहुत जल्दी नहीं करवट बदल ली, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करें तो सितंबर का महीना भी खासा गर्म गुजरा था, अक्टूबर में जाके थोड़ा सा मौसम चेंज होता है। तो इस बार मौसम ने बहुत जल्द नहीं करवट बदल ली। देखिए, अभी ये बारिश ठंडी हुई है, इसका कल के बाद निकल जाएगा। उसके बाद जब मौसम खुश्क होगा तो फिर से गर्मी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे। सितंबर में अगर बारिशों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए, अब 10 दिन के लिए अगर गैप आता है तो टेम्परेचर 40 को टच कर जाते हैं लाहौर के और इर्द गिर्द के। और लेकिन इसके साथ ये होता है कि ड्राइनेस होती है। डे टाइम टेम्परेचर बेशक 40 बजे मिड नाइट के बाद लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग फिर भी टेम्परेचर जो है कम हो जाते हैं, और वो जो है मौसम की जो चेंज है वो वाज़े तौर पे फील होती है। और सुबह 10-11 बजे साहब, अगस्त में हमने देखा कि 30 से 40% ज्यादा बारिशें हुई हैं, सितंबर की पेशगोई क्या है? देखिए, अभी तक जो बारिशें हैं वो कोई 65% ज्यादा है सीजन की, अब 1 जुलाई से अब तक। लेकिन जो सितंबर की बारिशें हैं वो नॉर्मल है, और नॉर्मल से 2-4% प्लस माइनस होंगी। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड है कि जब पूरा सीजन क्लोज होगा एट द एंड ऑफ सितंबर, तो तकरीबन 40% के करीब जो बारिशें पूरे पाकिस्तान की नॉर्मल से ज्यादा होंगी।
तो शाहिद साहब, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि मौसम की ये बारिश, जो रात को बारिश हुई है, हमने जिस तरह इंट्रो में भी जुनेद ने कहा कि ये रिकॉर्ड बारिश थी और यकीनी तौर पर रिकॉर्ड बारिश ही होगी क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश थी। इसी तरह की बारिशें आगे आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं या कुछ बारिशें नॉर्मल रहेंगी? जी, ये जो स्पेल है ये कल तक गुजर जाएगा। उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद एक हल्का सा स्पेल आएगा, उसके बाद एक लंबा ड्राइनेस का स्पेल है। हो सकता है हफ्ता 10 दिन से ज्यादा ड्राइनेस हो, और जब ड्राइनेस होगी तो इन दिनों में फिर ये है कि जब नमी कम होगी तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। और अक्सर ये होता है कि सितंबर में अगर हफ्ता 10 दिन ड्राई हो जाए तो टेम्परेचर जो है 40 को लाहौर के और क्रॉस कर जाते हैं, 40 को टच कर जाते हैं। लेकिन लेट नाइट के टेम्परेचर जो है वो 25 से कम हो जाते हैं। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो होती है वो काफी कंफर्टेबल हो जाती है। तो शाहिद साहब, ये जो हालिया सिस्टम है जिसके असरात हम देख रहे हैं, ये खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और कहाँ तक इसके असरात देखे जाएंगे? जी, ये जो सिस्टम है ये खलीज बंगाल से नहीं हुआ, ये मगरबी हवाओं के तहत जो है अफगानिस्तान की तरफ आया है। खलीज बंगाल वाला तो जो था वो कराची की तरफ जो मूव कर गया था। और अगर खलीज बंगाल का सिस्टम होता तो उसमें से मानसून की जो बारिश होती है ईस्टर्न सिस्टम से वो गर्म भी होती है और उसके साथ हबस भी होता है, उसके साथ हवा नहीं चलती। ये जो इसमें खुनकी ज्यादा है, इसमें ठंडक का एहसास है, दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें बारिश की वजह से भी ठंडक होती है और उसके बाद हवाएं जो चलती है वो भी ठंडी होती है। तो शाहिद साहब, कुछ इलाकों में देखा जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज में कि बर्फबारी भी हुई है। क्या इस बार सर्दी जल्द आ जाएगी? मौसम किस हद तक जो है वो जल्द ठंडा होने की उम्मीद है? नहीं, ऐसे नहीं है कि मिड अगस्त के बाद जो बारिशें होती है उसमें से इससे पहली बारिश में भी जो थी अपर में बर्फबारी हो गई थी। तो मिड के अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद जो बारिशें होती है उसमें से अक्सर बर्फबारी इतनी कूलिंग हो जाती है। अब ये कूलिंग होगी तो अब हमारी जो ग्लेशियर है उसकी मेल्टिंग रुक जाएगी, अपर लेवल पे कूलिंग, दरियाओं में पानी के फ्लो कम हो जाएंगे और ये जो है। तो शाहिद साहब, फिर कह सकते हैं कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा किसी हद तक कम हो जाएगा इससे? जी बिल्कुल। अब तो इसके बाद तो दरियाओं में और दूसरे इतनी शिद्दत की बारिशें नहीं होगी जिसमें अर्बन फ्लडिंग या रिवराइन फ्लडिंग का खतरा हो। तो दूसरा जो बात है अर्ली सर्दी की, तो अभी तो 3 महीने पड़े हैं। अभी अगर थोड़ी गाइडेंस होगी अगस्त और सितंबर। आप तो डरा रहे हैं शाहिद साहब, 3 महीने, इसका मतलब है कि दिसंबर से पहले ठंड नहीं आने वाली? देखिए, लाहौर की जो है ठंड जो इर्द गिर्द के इलाकों की वो है मैक्सिमम 45 से 50 दिन मिड दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और इसमें से एक हफ्ता प्लस माइनस हो सकता है अगर बारिश पहले या बाद में हो जाए। तो 45 से 50 दिन के अलावा ये सर्दी या धुंध इसमें लाहौर में नहीं है। ओहो, अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। शाहिद अब्बास साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि अभी तो 3 महीने पड़े हैं, आप थोड़ा सब्र रखें। मैं बहुत जल्दी में थी इस बार कि जल्द सर्दी आ जाएगी। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मौसम को देखते हुए ना आपको लगता है, एक फील आ रही थी रात से अब तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये फील सिर्फ टेम्परेचर, क्योंकि बारिश हो रही है उसकी वजह से आपको ऐसे ही। मैं कुछ ज्यादा ही फील कर गई हूँ बारिश को, और मैंने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया इस बारिश और इस मौसम को कि वाकई में तेवर बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं मौसम के, तो सर्दी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब जी हम बात करते, जिस तरह मैं अपने गुफ्तगू के दौरान भी कह रही थी कि हर एक को अल्लाह ताला घर दे, और जिनको घर दिए में उनके लिए भी अजियत बन चुके हैं ये घर। लेकिन ये कि हुकूमत लगता है किसी भी तरह से आवाम को चैन से जीने नहीं देना चाहती। और खैर, गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो सिंगल डिजिट में आ गई है महंगाई, कहा जा रहा है 3 साल में पहली बार 2021 के बाद से लेकर अब तक। लेकिन उसके असरात आप तक, मेरे तक, एक आम पाकिस्तानी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और एक नया टैक्स जिसकी जद में है, ना सिर्फ एक आम रहने वाला एक आम पाकिस्तानी, बल्कि रियल स्टेट जो पूरा एक सेक्टर है वो तो तबाहली का शिकार है। पंजाब भर की रेंटिंग एरियाज़ में कहा जा रहा है कि जाने वाले छोटे छोटे बड़े घरों की तशखीस का फैसला किया गया है और महकमा एक्साइज को ये टास्क सौंपा गया है। तमाम डायरेक्टर्स को आइंदा माह में घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म अब दिया जा चुका है और एक्साइज हुकाम के मुताबिक कबल अज़ीं 5 मरले या उससे ऊपर वाले तमाम घर का रिकॉर्ड मुरतब किया गया था और ये हुक्म जनवरी से DC रेट पर मुंतकिली के बाद अब घरों पर टैक्स बिला तफरीक लगाया जाएगा। बिल्कुल जी, और जो DC रेट के मुताबिक है वो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू के घर पर बात भी कर रही थी कि 50 लाख का कौन सा घर आजकल मिलता है? अब कोई घर ऐसा नहीं है जो 50 लाख से नीचे का है। तमाम घर जो है वो इसके अंदर टैक्स नेट के अंदर आएंगे। तमाम घर, वैसे ही प्रॉपर्टी बड़ी महंगी हो गई है और 50 लाख से नीचे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तमाम घर सभी इसकी जद में आएंगे, सभी इसकी जद में आएंगे। तमाम घर इसकी जद में आएंगे, वो चाहे 3 मरले है, 5 मरले है, 10 मरले है, किसी के पास कनाल है, और तमाम को एक ही
ही तरह से टैक्स देना पड़ेगा। जी, टैक्स एनालिस्ट हैं, भी नहीं किया गया। बिल्कुल, एहसन मलिक प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट हैं। एहसन मलिक साहब, आपको वेलकम कहेंगे। क्या कहेंगे, जो पहले ही तबाहली का शिकार है रियल स्टेट सेक्टर और एक आम जो यूज़र है वो भी, इससे मजीद, इस टैक्स से मजीद अब डिस्करेज किया जा रहा है इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, थैंक यू वेरी मच। जुनैद, ये जो टैक्सेशन रियल एस्टेट के अगेंस्ट की जा रही है, बेसिकली ये एक माइंडसेट है गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, कि रियल एस्टेट सेक्टर को मजीद इस मुल्क में पनपने ना दिया जाए और उससे पैसा निकल के अदर इंडस्ट्रीज की तरफ जाए। अब जैसे ये जो आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि सीएम पंजाब साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 5 मरले के घर के ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा, ये बेसिकली ऑलरेडी एक किस्म की हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो आज से 3 साल पहले एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 7E डीम इनकम के नाम से, तो ये उसी की एक अगली किस्त है। और मैं नहीं समझता कि इससे ये रेवेन्यू जिस तरीके से गवर्नमेंट जनरेट करना चाह रही है, इससे इनको रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाएगा और दूसरा यहां से कैपिटल फ्लाई भी हो रहा है। गवर्नमेंट को इमीडिएटली अपने जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट करने की जरूरत है। ऑलरेडी जो IMF का प्लान है उसका जो टारगेट है फर्स्ट क्वार्टर का वो 2656 अरब रुपए का है, जो कि एक नामुमकिन फिगर लग रहा है अगर हम अपनी पॉलिसीज को रिविजिट नहीं करते। और IMF का कहना यह है कि अगर आप एहसन मलिक साहब, टैक्सेस की भरमार है, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम सेल्स टैक्स, सबसे पहले हम सेल्स टैक्स देते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फिर हम उसको अगर हमने रेंट आउट कर दिया तो हम उसका जो इनकम टैक्स है वो भी देते हैं, हम अपनी सैलरीज के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम उस तरह के बेनिफिट्स नहीं ले पाते, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। आप हुकूमती सतह पर कोई इस तरह के मुज़ाकरात या कोई बात करते हैं या होती है आपकी कि हमें उस तरह के बेनिफिट्स भी दिए जाए ना? एक आम शहरी तो पिस जाता है वो टैक्सों के अंदर। जी इशाल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बिल्कुल डिबेट होती है, गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है, बट जो गवर्नमेंट की अपनी नालायकियां हैं उनको कवर करने के लिए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डाला जाता है। अगर आपको याद हो, अभी ये जो रिसेंट पास में जो बजट पास हुआ है इसके अंदर जो टैक्सेशन अनाउंस हुई है उसमें सबसे ज्यादा मुतासर सैलरीड क्लास हुई है और उसके साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी हुई है जिसका टैक्स स्लैब बढ़ गया। और जो सैलरीड क्लास है उनकी जो सैलरी बढ़ी और जो टैक्स बढ़ा वो अल्टीमेटली इक्वल हो गया या उससे और माइनस हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे लोग टैक्स नेट में खुद आए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं मलिक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और इस सेक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, शायद सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तो टैक्स फ्री जोन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। तो क्या माइंडसेट है, कौन ये मशवरे दे रहा है? आपको कुछ मालूम हो तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए। जुनेद, इशू ये है कि आपके चैनल पे मैं क्या बताऊं, बेसिकली जो बिजनेसेस अशराफिया की फैमिलीज कर रही हैं उनके लिए तो मरात अवेलेबल हैं, चाहे वो सोलर हो चाहे वो पोल्ट्री हो। जो अशराफिया बिजनेस नहीं कर रही उनको ये टैक्स नेट में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग यहां से डाइवर्ट होके पाकिस्तान में बिजनेस करें। इनके पास शायद फिगर्स नहीं आ रहे कि पिछले 1 साल में यूई गवर्नमेंट में 40,000 बिजनेस लाइसेंसेस इशू हुए हैं और वो भी सिर्फ पाकिस्तानियों के। जो जॉब लोग गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अपने बिजनेस और फैमिलीज को मूव किया है। आप पासपोर्ट ऑफिस का हाल देख लें, आप अर्जेंट भी अप्लाई करें तो वो भी टाइम पर डिलीवर नहीं होता कि इतनी लंबी क्यों चल रही है। हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएटली 30 सितंबर आ रही है, अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करे, IMF के साथ जाके उनको प्लान बताए कि जो हमारे पहले रीनेगोशिएट किया जाए। अच्छा मलिक साहब, एक तासुर जो ये है वो ये है कि जानबूझ के जो एक माफिया कहा जाए या एक
जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से आर्टिफिशियली रेट्स को इतना ऊपर कर दिया गया है और जिससे वो एक आम यूज़र जो है वो बहुत मुतासर हुआ है। उसकी पहुंच से कोई अपना घर बनाना बहुत दूर जा चुका है, तो जिसकी वजह से अब ये सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं ताकि उसको प्रॉपर्टी को दोबारा से एक आम बंदे की पहुंच में लाया जा सके। ये थ्योरी किस हद तक हकीकत पर मबनी है? जुनेद, बात ये है, ये जो स्पेकुलेशंस है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिक्र करते हैं, ये स्पेकुलेशंस बेसिकली वहां, अगेन मैं ये कहूंगा कि ये भी गवर्नमेंट की मर्जी के साथ होती है। मतलब लाहौर में आप बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता, कितनी सोसाइटीज हैं जिनके पास 500 या 1000 कनाल जमीन होती है, वो 50-50 हजार फाइल बेच देते हैं। तो वो एनओसी के बगैर कैसे बिकती है फाइल? मतलब आपके मीडिया पे उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलती है, मतलब वो कैसे मुमकिन है? बात यह है, आपको अपनी पॉलिसीज को देखना है। जहां तक रही बात स्पेकुलेशंस की और वैल्यूएशन बढ़ने की, जब लोगों को आप और कारोबार में, टैक्सेशन में नॉन फाइलर्स को टाइटन अप करेंगे तो लोगों के पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट रिजॉर्ट रियल एस्टेट सेक्टर बचता है। आप नेबरिंग कंट्रीज देखें जो रियल एस्टेट में अट्रैक्शन दे के लोगों को फॉरेन रेमिटेंस अट्रैक्ट कर रहा है यूई। मतलब आपके पास भी फिगर अवेलेबल ठीक है, लेकिन ये जो 180 का एक चेंज ओवर हम देखते हैं हुकूमती अदम इस्तेहकाम की वजह से, यानी कि हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। पिछली जो खान साहब की हुकूमत थी उसमें एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई गई और ये जो स्कीम है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये टैक्स पे टैक्स लगा रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा माइंडसेट में ही चेंज देख रहे हैं हम। नहीं, अगर जुनेद आपको याद हो, खान साहब को भी अपनी गलती का एहसास 2 साल के बाद हुआ था। पहले 2 साल वो भी इसी डगर पे चल रहे थे जिसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को स्ट्रेस में रखना है, कंस्ट्रक्ट, और बिल्कुल इसको नहीं चलने देना। उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाए, उन्होंने गेन टैक्स के पीरियड भी बढ़ाए। वो तो कोविड आया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन और एमनेस्टी भी आए हैं। क्या उनको जो अहदाफ दिए गए हैं टैक्स के, वो पूरे करने के लिए तो नहीं ये टैक्सेस बढ़ाए गए और लगाए गए? क्या वो पूरे कर पाएंगे इससे ये अहदाफ? विशाल, बात ये है, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब की जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी रेपुटेशन तो उनकी ये है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ब्लू आइड है और इनकम टैक्स कैडर के नहीं है और वो चेयरमैन एफबीआर आ गए हैं। उम्मीदें बहुत हैं उनके साथ, बट अभी तो उनका हनीमून पीरियड स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंटली 10 डेज 15 डेज पहले उन्होंने ज्वाइनिंग दी है, बट ये आइडियल टाइम है इस चीज को इनकैश करने का कि राशिद साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के बताएं कि जो पुराने चेयरमैन एफबीआर थे उन्होंने जो फिगर्स और नंबर्स दिए हैं वो वर्केबल नहीं है। हमें इनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। इकोनॉमी को अगर दुरुस्त करना है और अगर हमने आईएमएफ के अहदाफ हासिल करने हैं तो हमें नई पॉलिसी लेकर आनी है। अदरवाइज आप एक और मिनी बजट के लिए तैयार हो जाए जिसकी वर्किंग ऑलरेडी हो भी रही है कि अगर हमारी शॉर्टफॉल आती है तो हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और टैक्सेस की भरमार, परेशान है लोग, रिलीफ चाहते हैं और इस सेक्टर में, रियल स्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप अहदाफ ज़रूर पूरे कीजिए, लेकिन जिस सेक्टर में पोटेंशियल है उसे अगर आप तबाह कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली आपकी मुल्की मईशत को उससे नुकसान होगा, जो कि बहुत बड़ा धचका हो सकता है। और जिस तरह से तो हर सेक्टर सब कह रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स अब बैरून मुल्क जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ में अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे इस तरह से टैक्सेस की भरमार नहीं है। तो ये भी सोचने के लिए, यहाँ पर पाकिस्तान में तो हर सेक्टर ही हमारा परेशान है, वो रियल एस्टेट का हो या फिर वो कोई और सनत हो, इस वक्त तमाम ही परेशान नजर आते हैं। लेकिन हम हुकूमत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर पॉलिसीज लेकर आएँ या ये टैक्सेस की भरमार जो आपने की है वो थोड़ी कम कर दे ताकि आम शहरी को भी रिलीफ मिल सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए, कामयाब कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि हर कोई कामयाब शख्स के राज जानना चाहता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स 18 साल की उम्र में कितनी तनख्वाह लेते थे, 18 साल की तक उनकी तनख्वाह कितनी थी। बिल गेट्स की सोशल मीडिया वायरल सीवी वायरल हो चुकी है और इस सीवी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। बिल गेट्स की 1971 में बनाई गई इस सीवी के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अच्छा तजुर्बा भी था और सीवी के मुताबिक 18 साल की उम्र में बिल गेट्स की तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ
$35,000 थी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से जुनैद ने कहा, हालांकि हमारे लिए तो ये $35,000 अभी भी एक बहुत बड़ा फिगर है। मुझे लगे कि 3500 थी, लेकिन वो $35,000 हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा थी। डॉलर्स थी। देखो, हमारे बच्चे की अगर किसी की इनिशियल स्टेज पे 18 साल की उम्र में 35,000 सैलरी लग जाएगी तो वैसे अभी भी ये बहुत है, हैंडसम अमाउंट है अभी भी मेरे ख्याल में अमरीकियों के लिए भी। हाँ। तो खैर बहरहाल जो अभी उनकी दौलत है उसके मुकाबले में ये मेरे ख्याल में पीनट्स के बराबर है। तो इस वक्त एक नौजवान तालिब इल्म के लिए बहुत ज़्यादा इसे तस्वुर किया जाता था। बिल गेट्स ने अपनी सीवी में पॉल जी एलन के साथ अपनी शराकत दारी का भी जिक्र किया है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रखी और टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी शख्सियत की सीवी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरे बेस पर किए जा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये उन्हीं गिनी चुनी चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है और बिल्कुल ज़ीरो से अपने आप को हीरो बनाया है। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी और उन्हें छोटी उम्र से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में कोडिंग करना शुरू कर दी थी। फिर बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS तैयार किया जो बड़ी कामयाबी के साथ दुनिया में मुतारिफ हुआ। इसी तरह यके बाद दीगरे उनकी कामयाबियां जो हैं वो लातादाद कामयाबियां हैं। कहाँ 35,000 से किया गया शुरू सफ़र, $35,000 से आज वो दुनिया के अमीर शख्स बन चुके हैं। तो कोई भी कदम छोटा नहीं होता, आप पहला स्टेप लेते हैं तो उसके बाद ही आप अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। तो इसलिए इरादा पुख्ता हो तो आप कुछ भी कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी टीम को ये बात समझ में नहीं आ रही और एक के बाद एक जिसको कहते हैं ना कि झंडा गाड़ रहे हैं, नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से नहीं, वो रिकॉर्ड नीचे से है। इस पर कुछ बात हो जाए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात हो जाए पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की। पहले मैच में तो शिकस्त हो ही चुकी, दूसरे मैच के अंदर लग ये रहा था जिस वक्त 26 पे 6 खिलाड़ियों को आउट किया था कि शायद टीम कम बैक कर जाए, लेकिन जिस तरह से कम बैक किया है बांग्लादेश की टीम ने और जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स एक्सपोज हुए हैं, फिर बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है, लग रहा है कि जो हमारे टीम है वो पूरी की पूरी जल्दी में, जिस तरह पहले भी बात करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है, तो इस बार भी बुखलाहट है, परेशानी है। लग रहा है कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रेशर में खेल रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि हमारे प्लेयर्स को किस किस्म का प्रेशर है। जो र्यूमर्स थी कि ग्रुप बंदी हो चुकी है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, अपनी ज़ात के लिए खेला जा रहा है, वो सिर्फ खबरें नहीं थी, वो हकीकत पर मबनी थी और इसी की वजह से सीरीज़ में वाइट वॉश के लिए अब 143 रन की मजीद ज़रूरत होगी बांग्लादेश को, जबकि पाकिस्तान को सीरीज़ बचाने के लिए 10 विकेटें दरकार हैं, यानी कि अभी तक उनकी 10 की 10 विकेटें पड़ी हुई हैं और अब इससे कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को बचा सकता है, लेकिन वो मुआवजा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ बारिश या ख़राब मौसम ही पाकिस्तान को बचा सकता है इस गेम से बाहर होने से। लेकिन बहरहाल ये आखिरी आज का मैच है, अगर अच्छा खेल जाते हैं तो अपने आप को साबित कर पाएंगे, अदरवाइज इज्जत बचा लेंगे। और जिस तरह से हमारे पाकिस्तानियों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो वो उम्मीदें जो हैं वो उनकी टूटने से बच जाएंगी। हमारे साथ अशरफ चौधरी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम टू शो। चौधरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज का मैच, कुछ संभाला दे पाएगा पाकिस्तानी टीम, खेल पाएंगे? देखिए जी, जो ओवरऑल पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज़ की कारकर्दगी मैं उस पर बात करूंगा, तो वो इस तरह है कि पाकिस्तान ने किसी मौका पर भी ऐसा साबित नहीं किया कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड क्लास टीम है जो कभी टेस्ट में नंबर 1 की रैंकिंग पर भी रही है, क्योंकि बांग्लादेश टीम कभी भी टेस्ट रैंकिंग में ऊपर नहीं थी पाकिस्तान के। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक कम दर्जे की रखने वाली रैंकिंग के टीम के हाथों बुरी तरह उसकी परफॉर्मेंस एक्सपोज हुई है। और इसमें जिस तरह जुनैद ने अभी बात की कि ग्रुप बंदी का बहुत बड़ा अंसर था, ग्रुप बंदी को तोड़ने के लिए उन्होंने शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया, फिर उसके साथ साथ नसीम शाह को भी रेस्ट दिया। अब टीम में ऐसे कौन सी अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी सबसे बड़ी मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी बनाने की वजह भी यही थी ना कि ये धड़ाबंदी खत्म हो सके, कुछ टीम के अंदर चेंजिंग लाई जा सके, कुछ बेहतरी लाई जा सके। उसके बाद भी आप समझते हैं कोई बेहतरी नहीं आई है। वही देखिए जी, मोहसिन नकवी को जो टास्क दिया गया था वो शायद उस टास्क से हटकर वो तामीराती कामों पर लगे हैं। देखिए, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में कमीशन है तो वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे है। आप रोड्स बना लें, बिल्डिंग्स बना लें, तो मोहसिन नकवी ने भी उसी पैटर्न पर काम शुरू कर दिया है कि बजाय
टीम की कारकर्दगी पर नजर तो साहब, रखने अगर की बजाय मोहसिन नकवी उन्होंने साहब स्टेडियम्स जैसा को भी बनाने, मजबूत शख्स, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कहते हैं कि अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी लग जाते, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहे ये मुश्किल फैसले, तो फिर कौन करेगा? दूसरा, अगर तीनों फॉर्मेट्स की बात की जाए, वनडे के अंदर हम बांग्लादेश से हार चुके, T20 के अंदर हम अमेरिका से हार चुके, और अब टेस्ट के अंदर पहली बार बांग्लादेश से भी हार गए, तो और क्या कुछ बाकी रह गया हारने के लिए? देखें, आपने अभी बात की कि वो वज़ीर आज़म भी लग सकते हैं। देखिए, उनके पीछे जो जिस चीज़ की वो जो कहते हैं ना जादू की छड़ी, उनके पीछे जो है वो कुछ भी लग सकते हैं। देखिए, अभी तक उनके पास 3 ओहदे हैं, जिसमें चेयरमैन PCB है, सेनेटर है, और पाकिस्तान के वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, और चौथी उनके सर पर एक और कैब सजने जा रही है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सदारत भी संभालने जा रहे हैं। 1 दिसंबर को वहाँ पर भी वो उसका चार्ज ले लेंगे। देखिए, आप ओहदे जितने मर्जी ले लें, आपकी कारकर्दगी गिनी जाएगी जब ये पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी नाक़िस है तो आप चेयरमैन PCB जितने मर्जी बड़े ओहदों पर हों, अच्छा ठीक है, आपको नाकाम चेयरमैन तो सबर। ये तो अभी तो बांग्लादेश था, अब आगे इंग्लैंड ने आना है। अगर हमारी इनके सामने ये परफॉर्मेंस थी तो इंग्लैंड के सामने क्या करेंगे? फिर क्या 5 मेंटर जो इन्होंने रखे हैं उससे चैंपियंस कप में कोई बेहतरी की तवक्को रख सकते? जुनैद, बहुत हैरान कुन है कि आपने अभी चंद दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि पिछले 3-4 साल में जो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद रहे, ओहदेदार मौजूद रहे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, लेकिन आपने उन्हीं ओहदेदारान को दोबारा पाकिस्तान टीम के साथ इंडक्ट कर लिया है। वकार जुनस उसी टीम का हिस्सा थे, जो मिसबाउल हक है उसी टीम का हिस्सा थे, जो नाकाम थी पाकिस्तान क्रिकेट की, और आज आप ब्लेम कर रहे हैं पीछे के, और उन्हीं बंदों को आप फिर दोबारा अपने साथ अटैच कर रहे हैं। और ये भी कोई छोटी रकमों पे नहीं, 50-50 लाख रुपए उनको महीना मिलेगा। देखें, नाकाम कोच, नाकाम मैनेजमेंटों को आप फिर टीम नौजवानों के साथ लगा रहे हैं कि ये मेंटोर हैं। किस किस्म के मेंटोर हैं? तो फिर क्या बनाना है उनको? की प्लानिंग है, ये टीम खत्म हो जाएगी इस तरह से? तो पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से शिकस्त बार बार खा रहा है, हर टीम से खाता जाएगा, तो टीम तो खत्म हो जाएगी। मतलब आप किस तरह से फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सकते हैं और उस टीम का हिस्सा रह सकते हैं? देखिए जी, अगर आप मजमूई तौर पर बात करें तो आपने शान मसूद को कप्तान बनाया। ये 5वां टेस्ट मैच वो बतौर कप्तान पाकिस्तान को लीड कर रहा है, और 4 टेस्ट मैचेस में वो लगातार शिकस्त खा चुका है, और 5वें की शिकस्त के बादल उसके सर पर मंडला रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज 5वीं शिकस्त भी उसके नाम हो जाएगी। कोई मौजज़ा, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि मौजज़ा ही कोई पाकिस्तान को इस शिकस्त से बचा सकता है, वो मौजज़ा क्या हो सकता था? जिस तरह कल एक सेशन, जो तीसरे सेशन का खेल है, वो बारिश से मुतासर हुआ, लेकिन अभी तक की जो रावलपिंडी से इतलात आ रही हैं वहां पर मौसम क्लियर है, और मैच आज का मैच हो जाएगा। और अगर मैच शुरू होता है तो 143 रन बहुत बड़े नहीं है। जिस तरह की 10 की 10 विकेटें हैं चौधरी साहब, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश टीम ने जिस तरह वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया था, तो उसके यही खिलाड़ी मौजूद हैं, और बड़े अच्छे और तजर्बा रखने वाले बल्लेबाज। उनके टेल एंडर्स अगर 138 रन बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गुज़िश्ता 1-1.5 साल से अगर बांग्लादेश टीम की कारकर्दगी देखे तो उसने बड़ी टीमों को शिकस्त से 2-4 किया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड पर हारा है। आप क्या समझते हैं हमारी टीम में किस चीज़ की कमी है? क्यों परफॉर्मेंस अपनी नहीं बेहतर कर पा रहे? क्योंकि खिलाड़ियों के पास किसी सहूलत की कमी नहीं है, हम ये देख सकते हैं। इसके बावजूद जो है वो खेल नहीं पा रहे, तो वजह क्या समझ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो जो ग्रुप बंदी का हमने शुरू में कहा, आप बेशक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना माने, लेकिन 100% ये पाकिस्तान टीम में इस वक्त कप्तानी की, जो मैंने हमेशा कहता हूँ, जो कैप्टन की म्यूजिकल चेयर का जो सिलसिला पाकिस्तान खराबी वहां से शुरू हुई है, जब तक वो नहीं रुकेगा उस वक्त तक पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। देखिए, आपके पास अच्छे वहाँ पर मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको आप कप्तान बना सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे, देखो, मैं 30 साल से अगर स्पोर्ट्स को कवर कर रहा हूं, तो मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया देखा है, जिस बंदे की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, आप उसको बाहर से उठाते हैं और सीधा कप्तान लाके पाकिस्तान टीम पर लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। शान मसूद को आपको लगता है कि अभी तो ये भी बात हो रही है कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, उन्हें कप्तान बना दिया गया, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, मुसलसल शिकस्त का सामने है पाकिस्तानी टेस्ट टीम को, अभी फिर उनको बदला जाएगा इस
जुनैद जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी ज़ाती कारकर्दगी है, या तो प्लेयर का कप्तान की हो कि मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं 2 4 5 सेंचुरियाँ बना रहा हूँ, उसकी अपनी कारकर्दगी ऐसी नहीं है। और ऊपर से मसलसल 5वां टेस्ट पाकिस्तान जब हारेगा तो पाकिस्तान की ना सिर्फ इंटरनेशनल रैंकिंग नीचे मजीद गिरेगी, और पाकिस्तान को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो आप फाइनल खेलने का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब अब किसे मौका मिलना चाहिए आपके ख्याल में फिर कप्तानी के लिए? देखिए जी, अगर मेरी राय ली जाए तो मैं समझ इस वक्त टीम में एक मोहम्मद रिजवान बेहतरीन चॉइस है जो पाकिस्तान टीम को लेकर चल सकते हैं। अगर आप उनकी पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी देखें कि वो ऐसा शख्स है जो फाइट करता है, खुद भी फाइट करता है और अपनी टीम को यूनाइट भी रखते हैं। ये क्वालिटी है। तो हमारी टीम के अंदर जो धड़ाबंदी है वो हमारे मैनेजमेंट को या हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको नजर नहीं आती है कि ये धड़ाबंदी है, इसको खत्म करने की जरूरत है, वरना परफॉर्मेंस नहीं हम दे पाएंगे, हम खेल ही नहीं पाएंगे। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको इसका ऐसे जवाब देता हूँ, दड़ाबंदी इस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन वो जो मोहसिन नकवी कहता है ना कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे इन खिलाड़ियों का बैकअप मौजूद नहीं है। अब बाबर आजम को आप ड्रॉप करते हैं। बाबर आजम ने पिछले 4 से 5 साल तक आपकी क्रिकेट को संभाला दिए रखा कि वो खुद रन्स करता था, वो सेंचुरी पे सेंचुरी कर 50 कर रहा था और साल के सबसे बेहतरीन रन्स करता था। लेकिन जब से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुआ है तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का जो शरादा वो बिखरता जा रहा है। में बड़ी तनकीद है कि इनकी फिटनेस भी मुतासिर हो रही है। फिटनेस के ऊपर भी अगर हम देखें, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अगर खेलने के काबिल होंगे ही नहीं, फिट नहीं होंगे तो वो क्या ही खेलेंगे। तो जिस तरह से हम एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि इनकी डाइट और इनके फिटनेस के ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप समझ लें कि हमारे खिलाड़ी फिट नहीं है। देखिए जी, जब फिटनेस की बात आती है तो हम इन प्लेयर्स को उठाते हैं, काकुल भेज देते हैं। काकुल में हम जो हमारे SSG के कमांडोज हैं, और कमांडोज की ट्रेनिंग और क्रिकेट की ट्रेनिंग एंटायरली डिफरेंट है, और हमें प्रॉपरली क्रिकेट की ट्रेनिंग करवानी चाहिए इनको, ना कि इनको वहाँ पर जाके कहें कि 5 किलोमीटर भागो, 10 किलोमीटर भागो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट के मसल्स और होते हैं, इस पे ये नहीं होता कि आप डंड बनाने हैं। हमने रखे हुए हैं, जैसन गिलेस्पी को लाया गया है भारी भरकम तनख्वाहों पे, अजहर महमूद पे बड़ी तनकीद हो रही है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं अगर ये वो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हमारे खिलाड़ी? देखिए जी, ये जो पाकिस्तान का इस वक्त कोचिंग स्टाफ है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। ना सिर्फ कोचिंग स्टाफ बल्कि जो इसके साथ मेडिकल टीम लगी हुई है वो उनसे आप क्यूरेटर भी नाकाम, आपको उनको पूछना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी फास्ट बॉलर आता है वो इंजर्ड होकर बाहर चला जाता है और वापस उसकी फिटनेस बहाल नहीं होती। हमने कई खिलाड़ी अभी भी हमारे बेंच पे बैठे हैं जिनकी फिटनेस ही नहीं बेहतर हो सकी आज तक। ठीक है, अब ये तो बात होगी पाकिस्तान की भारतीय क्रिकेटर्स की। अगर बात की जाए तो ये एक रात को एक खबर जो सामने आई है, धोनी ने मेरे बेटे का करियर तबाह कर दिया, ये कहते हैं युवराज सिंह के वालिद साबिक कप्तान युवराज ने ये कहा है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन धड़ाबंदी या ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर है तो फिर वहाँ पर भी होगी। एक दूसरे का करियर तबाह करना, एक दूसरे से सबकत ले जाना, एक टीम होकर ना खेलना, और जिस तरह से युवराज सिंह का ये बयान सामने आया है कि आप एग्री करते हैं वाकई ऐसा हुआ? देखिए जी, युवराज सिंह की अगर मैं बात करूं, मैंने उसका पूरा कैरियर जब वो आगाज हुआ और जब उसने रिटायरमेंट ली और उसके दरमियान में उसको जब कैंसर का मर्ज भी लाहक हुआ, उस पर भी उसने फाइट किया और वापस भी आया। युवराज सिंह ने अपने कैरियर की बेहतरीन क्रिकेट खेल चुके वो जा चुका है। ऐसे मौके पर अब जाके उसके वालिद का ये बयान देना कि मेरे बेटे का कैरियर उसने तबाह किया, लगता है कि युवराज सिंह के वालिद चाहते थे कि उनका बेटा भी भारतीय टीम का कप्तान बनता। लेकिन जिस तरह धोनी और दीगर जो उनके खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी भारतीय टीम को नीचे से ऊपर लेके गए हैं, उनका ग्राफ बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि युवराज ने अपनी क्रिकेट बेहतरीन क्रिकेट खेली, और क्रिकेट किसी भी प्लेयर का कैरियर इतना ही होता है जितना युवराज सिंह ने खेली है क्रिकेट। और वो वैसे भी वालिद की जो मोहब्बत है वो शायद उनको लगता हो कि मेरे बेटे को और खेलना चाहिए था, और इस वजह से शायद। लेकिन धोनी को इंडिया के अवाम बहुत पसंद भी करते हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि वो एक लेवल बेहतर करना, परफॉर्मेंस बेहतर करना तीनों फॉर्मेट्स में, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग के अंदर उन्होंने बहुत बेहतर बनाया इंडियन क्रिकेट टीम को। तो ये क्रेडिट धोनी को जाता है, भारत धोनी को क्रेडिट जाता है। धोनी के साथ साथ उसके बाद जितने भी उनके कप्तान आए, विराट कोहली को विराट कोहली हो गया, फिर शर्मा आ गया, और उन्होंने भारतीय टीम को ऊपर से ऊपर लेके गए, और ये कामयाब कप्तान रहे हैं। इसको ये नहीं हम कह सकते कि ये नाकाम कप्तान रहे अभी, क्योंकि देखें अभी आपने भारतीय टीम ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो होने वाला वर्ल्ड कप है, आपको पता है मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और भारत ने वहाँ पर वो वर्ल्ड कप जीता है।
देखें और कोई टीम किस तरह जीती है कि उसका कप्तान बेहतरीन तरीके से अपने प्लेयर्स को लेकर चलता है। एक जो तो चीज़ फिर कही ही जाती है जीता हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कि जब हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हारते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो इसलिए उनका मोराल मज़ीद गिर जाता है। अगर हम देखें भारत को, तो भारत भी अगर उनका कोई एक प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता या वो हार जाते हैं तो उनकी जो भारतीय लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, वो उनको जीने नहीं देते हैं, उनको जिस तरह की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है, उनका मोराल उससे अगर गिरता होता तो उनकी टीम तो खेल ही नहीं पाती दोबारा। तो ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है। भारत में जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी हुई है और वहाँ पर वो उन जो क्रिकेटर्स हैं वो भारी मुआवजे भी लेते हैं, इसीलिए उनकी जो IPL है वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन वहाँ पर क्रिकेट है। दुनिया की हर क्रिकेट को छोड़ के प्लेयर चाहता है कि मेरा IPL में वहाँ पर उनकी इकोनॉमी भी चौधरी साहब बड़ी है, लेकिन हम भी सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो हमारे नवाजिशात भी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए होती हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है आगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो उसके लिए हमारी तैयारी आपको लगता है कि ऐसी है कि हम उसमें कुछ कर पाएंगे और होस्ट भी कर रहे हैं हम तो इस इवेंट को? जुनैद देखें, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे है वो ठीक करना होगा। मौजूदा सूरत हाल में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का ख्वाब नहीं देख सकते। हाँ, ये है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मेज़बानी कर ले तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी के जब मैचेस पाकिस्तान के उनका इनकाद होगा, एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है। और पाकिस्तान को आने के बाद तो उसके ऊपर भी खतरे के बादल जो मंडला रहे हैं, लाजमी तौर पर जय शाह इसमें कोशिश करेगा, क्योंकि वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात नहीं चाहता। तो ऐसी सूरत में कि वो जब ICC का चेयरमैन आएगा तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे इकदाम नहीं करेगा कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। अगर पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा आता है, ये अब पाकिस्तान क्रिकेट इतनी महंगी हो गई है, ये पैसे के बगैर नहीं चल सकती। और भारत कोशिश करेगा, जय शाह कोशिश करेगा कि जो ICC में के फंड में से पाकिस्तान का हिस्सा है वो कम से कम किया जाए। इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ कि भारत जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने सेनेट में जवाब जाके दिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो भारतीय पैसे पर चल रही है। तो उसके बाद भारत ने उसका जवाब पाकिस्तान को इस तरह नहीं दिया था। ये मैं आपको बात बड़े वसूख से बता दूं। उसके बाद भारत ने क्या किया, भारतीय हुकूमत ने अपने तमाम स्पॉन्सर्स को ICC की जो इवेंट्स हैं उसको स्पॉन्सरशिप से पीछे रोक लिया। हमेशा बड़े बड़े जो भारत के स्पॉन्सर्स थे वो ICC इवेंट्स को स्पॉन्सर करते थे, लेकिन अभी जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज पे वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत का एक भी स्पॉन्सर नहीं था। इसकी वजह बातें तो बहुत सी हैं और करना भी चाहते हैं हम, आपके रहनुमाई भी चाहिए, लेकिन वक्त कम है और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात होगी दीगर इश्यूज पे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। वो इस तरह से भी अहम भी बहुत है, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि हमारे आजकल सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो गया है, उस बिगाड़ में जो चीज़ें हम करते चले जा रहे हैं उनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। वो मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको ये है कि इस्लाम में एक तशरीह के मुताबिक एक मुसलमान मर्द को, एक औरत को जब वो तलाक दे देता है, उसे वापस अपने निकाह में लेने के लिए हलाला करना पड़ता है या दूसरी शादी जो है वो करवा के उसके बाद अपने निकाह में लेना पड़ता है। इस चीज़ को इस्लाम ने इजाज़त इसलिए दी कि हम बुराई से बच सकें, और अगर हम अपनी बीवी को गलती से तलाक दे देते हैं और किन वजूहात की वजह से वो उन्होंने कहा होगा इस्लाम ने, इसके ऊपर तो खैर हम नुक्ता नज़र लेंगे इस्लामी भी, बट इस चीज़ को हम फैला बहुत ज़्यादा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा प्रोवोक करना शुरू कर दिया। हम इसकी तशहीर कर रहे हैं, शायद वो भी इससे कंट्रोवर्शियल मजीद बना रहा है, क्योंकि शरह में तो शर्म नहीं होती, लेकिन जिस अंदाज में हम अपने सीरियल्स के अंदर, फिल्मों के अंदर उसको पोर्ट्रे करते हैं, उसका एक गलत मैसेज जाता है। और अमूमी तौर पे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं अगर उसको फॉलो करने लग जाएं तो फिर मसाइल और खराबियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास देखे जाते हैं, बिल्कुल, मंजूकी के नाम से, और उस पर काफ़ी बहस भी हो रही है, क्योंकि उसके अंदर हलाला के तरीके को ना सिर्फ इस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है कि वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, बल्कि उस पर तबसरे भी जारी हैं। तो हकीकत क्या है, क्या इसकी शरई हैसियत है, किन हालात में हलाला की ज़रूरत पड़ती है और किस कदर से नापसंदीदा अमल तस्वुर किया जाता है, इन्हीं तमाम पहलुओं में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर और आपके पसंदीदा बिलाल कुतुब साहब। बिलाल भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में।
मामला तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमने इसी बहाने आपको स्टूडियो में लाना था, तो वो हमारी कोशिश कामयाब हो चुकी है। एक तो बताइए कि सुबह जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और अल्लाह का हमारे शो में आके कैसा लगा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी तो दुआएं दिल से आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से वॉच किया आप दोनों को, और अल्लाह ताला ने आप लोगों के ऊपर ख़ास रहमत की हुई है कि आप लोग जो कम्पीट कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, वो टॉप 5 के साथ कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको टॉप 3 में ले आया। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत शुक्रिया। रखे। अब इस टॉपिक पे ज़रा आ जाते हैं, हलाला का मामला। एक तो ये सबसे पहले हमारे ऑडियंस की रहनुमाई भी कर दीजिए कि किन कंडीशंस में ये लागू होता है। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा अगर मुझे वक्त दे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। पहली बात तो ये कि मैं डिस्क्लेमर ये कर दूं कि अगर किसी मसलक को ये बात जो है वो नामुनासिब लगे या किसी मसलक के मुताबिक ना हो तो मैं पहले ही माजर खाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हर मसलक के अपने अंदाज़े फ़िक्र जो हैं वो इंतहाई एक्सट्रीम, इंतहाई एग्रेसिव किस्म के हैं, और वो फतवा लगाते हैं फ़ौरन कि आप तो इस्लाम के दायरे से फारिग हैं क्योंकि आप मेरे अकीदे से मुत्तफिक नहीं हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे हाथ काटना जो है वो चोरी की सज़ा है। पाकिस्तान में आपने कभी कोई स्कैंडल सुना है, कभी कोई ड्रामा सुना है जिसके ऊपर ये स्कैंडल बना हो कि हाथ नहीं काटे जा रहे, हाथ नहीं काटे, वो भी सज़ा है। अब वो सज़ा है ना, सज़ा को सेलिब्रेट थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन यही सज़ा जो अल्लाह ने रखी और अल्लाह के रसूल ने उस पर कहा कि मेरी बेटी सैयदा भी अगर ये करती तो मैं उसके भी हाथ काटता, यानी कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सख्ती दी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हज़रत उमर ख़त्ताब ने अपने दौर में इस सज़ा को मुनक़ता किया, यानी कि सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि फ़ाक़ा था। तो फाके के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि उमर ख़त्ताब से बड़ा जो लेजिस्लेशन का कहना चाहिए ना, जो मुफ्ती है, वो मुझे नहीं नज़र आया। आपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, तकरीबन 82 अदारे बनाए जो लीगल अदारे थे, जैसे कि आज पटवारी का अदारा है जी, हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आप उस चीज़ को स्कैंडल करना चाहते हैं बुनियादी तौर पे जिसमें थोड़ी सी स्पाइस है, हाथ काटने में स्पाइस नहीं है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे ख्याल में हमारे उलमा इकराम ने भी इसको हैंडल नहीं किया बिल्कुल भी, और इसमें थोड़ा सा बैक फुट पे रहे, और बैक फुट पे रहने के साथ साथ उन्होंने अपने फ़िका को इतना प्रमोट किया कि इस्लाम प्रमोट करने की बजाय उन्होंने फ़िका को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बड़ी माजरत के साथ, अल्लाह के रसूल 10 साल मदीने में रहे। 10 साल मदीने में आपने 5 नमाजें तो पब्लिकली पढ़ी होंगी, 6 आयशा के साथ भी पढ़ी होगी, 7वीं भी कहीं पढ़ी होगी, लेकिन 5 तो पढ़ी ना। 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 18,250 नमाजें जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हम तक पहुंची ना, तो हम तो आज तक ये भी फैसला नहीं कर सके कि हाथ यहाँ पे होंगे। इख्तिलाफ ढूंढने वाले इस पे इख्तिलाफ पैदा कर ही लेते हैं। हमारे पास बिलाल भाई सिर्फ गुजारिश ये है कि क्योंकि हमने मखसूस महदूद वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है, इसी पर आ रहा। एक तो इस पे आ जाएगा, दूसरा मुता और हलाला के दरमियान जो कन्फ्यूजन लोग पैदा कर देते हैं उसकी भी थोड़ी क्लैरिटी। इसमें तीसरा लफ्ज़ भी शामिल कीजिए। मुता जो है वो अहले तशय्यो के यहाँ तसव्वुर है, जो कि तसव्वुर तो नहीं है, वो इसको सही समझते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ इस वक्त रिकग्नाइज्ड फतवा जो है वो अल अज़हर का भी है और सऊदी अरब का भी है, मिस्यार पे कि ये निकाह भी जायज़ है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस निकाह। अगर आप कहीं जाते हैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए तो वहाँ पे आप टेम्प्रेरी निकाह चंद सालों के लिए कर सकते हैं ताकि आप बुराई में ना जाए। अब मिस्यार पे बात करते हुए हमें शर्म आती है क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी मता को जो है वो कंडेम किया। ये 2 निकाह ऐसे हैं जिनके अंदर आप कंडीशनल तलाक का या सेपरेशन का पहले से तसव्वुर बांध लेते हैं कि मैंने ये निकाह जो है ये इतने अरसे के लिए करना है, इसके अंदर आपने महर देना है, इसके अंदर औलाद जो है वो जायज़ है, औलाद आपकी जो जायदाद है उसकी वारिस होगी, तमाम कंडीशंस है एक्सेप्ट फॉर दिस वन। कंडीशन पे आ जाते हैं कि मंजूरी की भी और मता की भी। बिलाल भाई, ये जो कंडीशन है इस ड्रामे के अंदर, उनकी नीयत ये थी, अब दिखाया गया है कि लड़की की जो सास है उसका ये ख्याल था कि अगर तलाक दे दी मेरे बेटे, पहले तो ये देख लीजिए कि तलाक होती है कि नहीं होती है। मिसाल के तौर पे इमाम जाफर सादिक का ये कॉल है कि हराम में से हलाल नहीं निकाला जा सकता। गुस्सा अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो हराम चीज में से आप कहें कि मैंने तलाक दे दी तो अहले तशय्यो कहते हैं कि तलाक हो ही नहीं सकती, गुस्से में तलाक हराम में से हलाल कैसे निकल सकता है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि वो गुस्से में ही तलाक होती है, बिल्कुल मोहब्बत से तो इस वक्त बिल्कुल नहीं। मैं अपने पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, आज का बच्चा जो है, आज का नौजवान जो है, वो बड़ा सोच समझ के ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सोचता है कि मुझे इस पर्सपेक्टिव में जाना है या नहीं जाना है, इसका सोशल डिसऑर्डर क्या होगा, इसका बच्चों पे क्या होगा। ये उलमा इकराम का एक बड़ा मनफी जुमला है कि तलाक होती गुस्से
में है। नहीं तो तलाक सोच समझ की होती है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये अगर जहालत कायम कर ली जाए तो फिर गौर कीजिएगा कि वो मसालिक जो तलाक को समझते हैं कि एक दफ़ा में 3 तलाक देना एक तलाक है, उनके यहाँ तो वो रुजू का 3 महीने के बाद ऑप्शन मौजूद है। अच्छा बिलाल भाई, हम अगर इसी के ऊपर आ जाएं, तलाक अगर हो गई, फर्ज कर लिया हमने, ड्रामे में जो उन्होंने दिखाया भी, जितना लंबा प्रोसेस तलाक का है, अगर इस प्रोसेस में से आप गुजर गए हैं 3 दफ़ा बाद, उसके बाद हलाला जो है वो बुनियादी तौर पे एक शर्मनाक सजा के तौर पे मुतय्यन किया गया कि आपने शौहर को, अपनी बीवी को किसी और के पास भेजना है। शौहर तो खत्म हो गया ना, शौहर तो अब है ही नहीं। अब तो बीवी की सवाबदीद है कि वो निकाह करना चाहती है किसी के साथ या नहीं करना चाहती। तो अगर वो चाहती है पहले के पास जाना, ये ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी सिर्फ औरत के पास है, आदमी के पास नहीं है कि वो क्या चाहता है। नॉट एट ऑल। अब वो चाहे तो शादी करे, चाहे तो तलाक ले, चाहे ना करे, लेकिन इस पे जो डिबेट आएगा दैट इज कि क्या आप निकाह इस इंटेंशन से कर सकते हैं कि आप ये शर्त निकाह रख दें कि तलाक इतने अरसे बाद हो जाएगी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हाँ, जैसे मता और मिसियार है, और बहुत से मसालिक का ख्याल ये है कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन मैंने इसको ढूंढने की बड़ी कोशिश की है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये नियत नहीं कर सकते या शर्त निकाह नहीं लगा सकते। ये फुकहा का ख्याल ज़रूर है, ये कुरान और हदीस से कहीं साबित नहीं होता। तो इसका मतलब आप पहले से प्लान करके कि इसको तलाक वापस दिलवा के हम औरत ये प्लान कर सकती है, लेकिन फर्ज कीजिए औरत ने ये प्लान कर लिया तो उसकी नीयत का तो इजहार मेरे पास नहीं पहुंचेगा ना। अगर वो सोच ले कि मैंने तलाक लेनी है या मैंने इसके बाद खुला लेना है, तो मैं उसकी नीयत पे पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि वो खातून निकाह करती है और सास और शौहर उसे मजबूर करते हैं कि फैमिली की बात और घर की बात घर में रह जाएगी ताकि हमें सोसाइटी को फेस ना करना पड़े, उसे निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब मेरे ख्याल में ये टोटली एक इंतहाई गैर माकूल और इंतहाई गैर संजीदा किस्म की का कंटेंट है। इसकी वजह ये कि यहाँ पे ना वो अब सास है और ना ये शौहर है, वो खातून एक इंडिपेंडेंट खातून है। तो फिर खातून अगर ये कह रही है कि मैंने जिससे निकाह मेरा पढ़वा दिया गया, मैं उसी के निकाह में रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहती, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसे मजबूर किया जा रहा है ड्रामे में। फिर हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी तो हम पे लागू होती है कि हमने इसका पर्सपेक्टिव सही समझाना था माशरे के अंदर ताकि ये कन्फ्यूजन न रहती। दूसरे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत सी ऐसी बातें जो मज़हब के तकाज़े होते हैं, मिसाल के तौर पे अच्छा लिटरेचर मज़हब का तकाज़ा है, शरा जो है ये मज़हब में तकाज़ा है कि इसका अंदर लिटरेचर बने, जैसे हदीस हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी लिटरेचर है, इसलिए तशरीह जो है, जो तफसीर है, वो हमारा लिटरेचर का हिस्सा है। जैसे हम शरा करते हैं किसी हदीस की, वो लिटरेचर का हिस्सा है। लेकिन जब हम फ़नून लतीफ़ा से अपने मज़हब को जुदा कर देंगे बिल्कुल और लिटरेचर से अलग कर देंगे, फिर उसमें सिर्फ रसूमात रह जाएंगी, और वो रसूमात किसी भी पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आपको ना वो सेफ्टी नेट देंगी ना एक्सप्लेनेशन सही देंगी। फिर यही अंदाज होगा जो कि इस राइटर ने किया। और बिलाल भाई, ये भी बताइएगा कि अल्लाह की नज़र में हलाला या ये जितने भी शराइत हैं, ये कंडीशंस हैं, ये कितनी नापसंदीदा अमल है? देखिए, तलाक अल्लाह ताला ने हलाल की है, लेकिन अपने नापसंदीदा तरीन कामों में से। तो तलाक होगी तो हलाला होगा ना, तो जो बाय प्रोडक्ट ही एक नापसंदीदा तरीन चीज। और हलाला में प्रोसेस जरा अगर आप हमारे नौजवान बच्चियों के लिए बताएं कि वो क्या प्रोसेस है, किन चीज़ों से गुजर कर आपको गुजरना पड़ेगा और फिर दोबारा फर्ज कीजिए 3 तलाकें जो है वो किसी भी सूरत में हो गई हैं, वो 3 दफ़ा एक दफ़ा में हो गई हैं, ये वो 3 दफ़ा 3 महीने के पीरियड के बाद हुई हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई इतना ही नामाकूल और जाहिल कपल है जो कि ये बार बार एक्ट कर रहा है, तो फिर अल्लाह ने निकाह को तौर पे नहीं रखा हुआ, क्या तुम इसके साथ खेल तमाशा, एक तरह की सजा है, ये पक्की सजा है। हलाला एक सजा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन अल्लाह ने औरत को दिया है कि वो करना चाहती है किसी के साथ या निकाह या नहीं, क्योंकि पिछला खामद ना उसको मजबूर कर सकता है ना कह सकता है इसके लिए, ना सास उसकी अब सास है, अब ये रिश्ता मुनक़ता हो चुका हुआ है। इसलिए ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है उस औरत के ऊपर है कि वो निकाह करे या ना करे, वो वहाँ से तलाक ले या ना ले, वो तलाक दे या ना दे, दैट इज़ अ रिकग्नाइज्ड कपल। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आता है कि क्या आपने नीयत जो थी इस निकाह की वो डिवोर्स रखी थी या नहीं रखी थी। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि पेरेंट्स की या फैमिली की शमूलियत हो जाती है और वो मजबूर करते हैं इस चीज़ के ऊपर, बच्चियों को उकसाते हैं और उसके बाद बच्ची जाके निकाह किसी और के साथ करने के बाद वापस आती है। ये तो एक वो तरीका देखो, निकाह की तो मेरे बच्चे निकाह की मजबूरी हो ही नहीं सकती,
क्योंकि निकाह जो है ये आज़ादाना राय है जिस पे आपने हाँ या ना करना है। ये अल्लाह ताला ने हर बच्चे और बच्ची को ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन दी है। इसलिए कोई ये कहे कि मैंने हाँ मजबूरी में किया था, मैं इस बात वो किसी के बच्चे हो गए हैं या कोई माशरती उनके ऊपर दबाव है, फैमिली का दबाव है, तो उस मजबूरी के उस दबाव के अंदर अगर उनकी आज कॉन्शियस बहुत राइज कर गई है और उनकी गैरत जो है वो जाग गई है, तो वो जो 3 तलाकों का देने का जो प्रोसेस था वहाँ उनका इंटेलेक्ट कहाँ गया हुआ था। सो खुदा ने जो सज़ा मुतय्यन कर दी है, इस सज़ा की शर्म में से तो गुजरना पड़ेगा। जिस तरह हाथ काटने पड़ेंगे तो वो हाथ दायां काटना पड़ेगा। जिस तरह से हम ड्रामे में देख रहे हैं, हमारी बच्चियां, हमारी यंग जनरेशन इस वक्त ड्रामों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है और इन्हीं एक्टर्स को, अदाकारों को फॉलो करके हम आगे चलते हैं। उनकी ड्रेसिंग से, उनकी लाइफस्टाइल से हम आगे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी बच्चियां अगर कल को यही कुछ कर रही हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, डिवोर्स तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाएगा कि ठीक है डिवोर्स दी, उसके बाद हम हलाला करेंगे और वापस दोबारा से रिलेशनशिप शुरू कर लेंगे, रुजू कर लेंगे। तो ये किस तरह, देखिए इसकी मेरे ख्याल में जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, मैं इनके ऊपर भी कहूँगा कि खुदा के वास्ते थोड़ा सा जो इस मामले में है ना, अदब करें। नंबर्स लेने से या लाइक्स लेने से अगर आपका ईमान और दोज़ख आपके ऊपर लग जाए तो ये वारा नहीं है बिल्कुल भी खाता। सो अपना थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ ये बुनियादी तौर पे इंडिकेट करता है कि इस माशरे में जो लिटरेचर है, जो लिटरेरी लोग हैं, अगर उनका इंटेलेक्ट भी इतना नीचे गिर गया है तो एक आम आदमी का जो इंटेलेक्ट होगा वो कहाँ पर इस वक्त होगा। इससे पहले आपने देखा होगा एक ड्रामा हम जिन्स प्रस्ती पर एक वायरल इस तरह का बरज़ख के नाम से वो भी आया, उसके ऊपर भी हमने ऐसी चीज़ें दिखाई जो हमारी सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मज़हब को तो हम बहुत एक साइड पे रखते हैं ना, हम पहले सोसाइटी की बात कर लेते हैं। हमने उस चीज़ को हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में से बहुत ज़्यादा ये बात आपकी दुरुस्त है। क्योंकि जब हम कुरान में देखते हैं कि कौम लूत के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, तो अहकाम खुदावंद तो इस पर बड़ा वाज़ेह है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात पर भी दो राय नहीं है कि जो ज़माना जब करवटें ले रहा है और तरक्की कर रहा है और वो LGBT की तरफ जा रहा है या इसको प्रमोट करने के लिए NGOs दुनिया में मौजूद हैं, तो आप इस पर रेत में मुंह डाल के नहीं कह सकते कि मेरी आंखें बंद है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में इस वक्त जुमे के खुतबों में मैं बैठा हूं जहां पे LGBT की बात हो रही है, लेकिन क्या हमारे यहाँ उलमा कराम इस बात को हैंडल करने के लिए सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं हम नहीं इस पर बात करते या हमारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो फेस करेंगे, वो सोशल मीडिया से फेस करेंगे, वो 25 साल बाद हमारे बच्चे मदरसे में ही सबसे ज्यादा इन चीजों का शिकार। एब्सोल्युटली वो कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है कि वो तरबियत का एक मामला। तो उसके लिए फिर आप जैसे स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोगों की हमें ज़रूरत होगी जो लोगों को गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। देखिए एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में हमें अपने जो उलमा कराम है इनको ज़रा थोड़ा सा वसी प्लेटफॉर्म खेलने के लिए देना चाहिए। इस माशरे में हम ऐसा वक्त देखा हुआ है जिसमें कि हमने अपने ही उलमा कराम को, जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब हैं, जैसे कि मौलाना मदूदी साहब हैं, हमने इनको कुफर का फतवा दिया हुआ है और लेटेस्ट कुफर का फतवा तो हमने कामती साहब पे लगाया हुआ है। जो सोचने समझने वाला आदमी थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आता है, उसके ऊपर आप अपने मसलक से अलग होने की वजह से कि इसने मेरे मुताबिक नहीं किया, आप कुफर का फतवा लगा देते हैं। इसलिए यंगस्टर्स आज इस मौजू पर सवाल करते हुए भी डरते हैं। सर हमारे जो मस्जिद में इमाम हैं जो सिर्फ कुरान पाक पढ़ के, चंद हदीसें पढ़ के फतवे जारी करने लग जाते हैं, उनके लिए तालीम कितनी ज़रूरत है, उन्हें किस तरह से लाया जा सकता है? देखिए फतवा जो जारी कर सकता है ना, वो सिर्फ वो आदमी है जिसने कि मुफ्ती का हमारे मदारिस में से कोर्स किया है, पहली बात तो ये। लेकिन मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने जामिया नईमिया में मैंने 6-7 साल दौरा हदीस किया है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अंग्रेज़ी का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज मैं अगर कहूँ कि साइंस की लैंग्वेज कौन सी है, तो साइंस फारसी में तो नहीं है, साइंस अरबी में तो नहीं है, साइंस इंग्लिश के अंदर है। अगर मैंने स्टीफन हॉकिंग पढ़ना है तो मुझे स्टीफन हॉकिंग पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी आनी चाहिए। अगर मैंने सोशल साइंस पढ़नी है, अगर मैंने साइकाइट्री पढ़नी है, अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं किसी को कहूँगा ना कि ये फतवा देना है या नहीं देना है। इसलिए हमें अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा इन मदारिस के अंदर जो फतवा देने के लिए। हमारे यहाँ तो स्कॉलर्स को हम फतवा पॉलिसीज का इंतजार करना होगा, हुकूमती कोई सरपरस्ती हमें हासिल हो या इंडिविजुअली फिर हम ये इसका बीड़ा उठाना। मेरे ख्याल में इसमें हुकूमती सरपरस्ती की सिर्फ हाँ चाहिए, जिस तरह निकाह में हाँ चाहिए, बाकी ये सारा काम जो है ये उलमा कराम ने करना है। लेकिन उलमा कराम अगर खुद राजी होंगे कि हमने ये विस्टा खोलना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर बात बनेगी ना। नीयत यहाँ पे हमारी है नहीं, हम उसी बात जो कोर्स आज से 50 साल पहले मदरसे में पढ़ाया जा रहा था, मैं आज भी वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो क्या दुनिया ने तरक्की नहीं की? हम कहें जी कुरान और हदीस नहीं बदली, आपकी बात दुरुस्त है, नहीं बदली, लेकिन कुरान और हदीस की जो अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन है वो तो बदली है ना। मिसाल के तौर पे आप जब कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है, अब मुझे बताइए आलमीन की एक्सप्लेनेशन
कौन सा आदमी है जो इस दुनिया में करेगा? वो साइंसदान होगा कितना पक्का किस्म का, जो आलमीन को एक्सप्लेन कर सकता सर, है। अब तो साइंसदान भी मान गए कुरान पाक में लिखी हर बात को कि वो जो है वो करते हैं सच कि साबित हो रही ये है सच साबित हो गई है और वो उसकी तरदीद करते हैं। इसकी देखिए, हमारे यहाँ- इसमें ममालिक का भी मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली से बता रहा हूँ। मैं हीथ्रो एयरपोर्ट के सामने एक फ्लैट में रह रहा था, वहाँ मैं जुमा पढ़ के बाहर निकला, वहाँ पे मस्जिद पे पोस्टर लगा हुआ था कि यहाँ हलाले की सहूलत मुयस्सर है और उसकी कीमत 500 पाउंड। अस्तगफुरुल्लाह, 500 पाउंड। मतलब ये बात किसी ने एतराज नहीं किया उन पढ़े लिखे माशरों में कि हुजूर अक़दस ये मस्जिद के बाद जो आपने पोस्टर लगाया जिंदगी कर दिया आपने इतना इस चीज़ को। आसान कर दिया। क्योंकि इंतहाई मैंने नापसंदीदा इंतहाई अमल है। तंज के अंदाज में मौलाना साहब से पूछा, मैंने कहा मौलाना साहब ये सहूलत सिर्फ आप ही को ये मुयस्सर है या अवामुल नास को भी मुयस्सर है? क्योंकि आपने तो इसको मजाक बना दिया है आपने कि हलाले की सहूलत यहाँ मुयस्सर है। लम्हा फिक्री अब सोचना चाहिए। हमारे उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी है और हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करने के लिए बेहतर उनकी तालीम और तरबियत के लिए इकदाम करें। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, और आपको ज़हमत देते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। ये था इंतहाई अहम मौजू और कंट्रोवर्शियल मौजू जिस पे हमने भी बहुत सोच समझ के मेहमान का इंतखाब किया था। दीगर इशूज़ भी हैं जिस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। अभी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और लाहौर अगर कहा जाए 90s के दौर में वापस चला गया है या उसे धकेल दिया गया है तो ये गलत नहीं होगा। ख़ानदानी दुश्मनियों का दौरा था 90s में, बहुत सी जाने गई हैं, बहुत से पुलिस मुकाबले हुए और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बिलाखिर हमने अब जाके सुख का सांस लिया था, क्योंकि एक जो मशहूर दुश्मनी दो ख़ानदानों में चली आ रही थी, चाहे वो गोगी भट्ट होती थी भट्ट हो या फिर टीपू ट्रका वाला, और फिर उनके बेटे बालाज ने एक नई रिवायत कायम की थी। बालाज का ये ख्याल था कि इन दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा और वो एक पढ़े लिखे नौजवान के तौर पे जो अपने मामलात हैं ख़ानदानी तौर पे उनके बिज़नेस के मामलात को देख रहे थे, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि उन्हें एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। और फिर से इसके पीछे क्या सोच कार फरमा होती है? ये दुश्मनी की बात तो हम करते हैं कि 90s से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या सोच कार फरमाए और किस तरह से इस दुश्मनी ने जन्म लिया और कहाँ से ये दुश्मनी चलती चलती कितनी जानें निकल गई, कितने नुकसान हुए और क्या कुछ खोना पड़ा, कितनों ने अपने प्यारों को खो दिया और उसके बाद भी ये दुश्मनी अभी तक चलती चली जा रही है। इतने साल गुजर गए, बहुत सारा नुकसान करने के बावजूद भी हमने होश के नाखून नहीं लिए। गुज़श्ता रोज़ एक और कीमती जान लाहौर में चली गई है। FC अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग हुई है, जिसमें तीफी भट्ट का बहनोई बताया गया है कि जावेद भट्ट कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या कैसे हुआ, पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर बात करने के लिए शिराज निसार हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। हम उनसे ये जानते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी काफ़ी रिसर्च भी है इसके ऊपर, उन्होंने काफ़ी कुछ इसके हवाले से रिपोर्ट में भी अपने बताया है। तो शिराज, वेलकम टू शो आपको कहेंगे। थैंक यू। कल एक बार फिर से खून खराबा देखने में आया और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दुश्मनी जो है वो एक बार रुक गई थी, थम गया था ये किस्सा, लेकिन बालाज के कत्ल के बाद दोबारा से शुरू हुआ। क्या आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी गाइड करेंगे, ये जो सोच क्या है इसके पीछे कार फरमा और किस तरह से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुँच चुकी है अब तक और कितनी जाने मजीद ये ले सकती है? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तीफी भट्ट ने बैरून मुल्क से, जो बलाज के कत्ल में इस वक्त इश्तिहारी हो चुका है, अपना एक वीडियो बयान जारी किया, जबकि बलाज ही के दादा ने, सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान ने एक न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए अपना यही सेम बयान दिया कि दोनों ग्रुप की दुश्मनी बढ़ाने में पुलिस का बड़ा अहम रोल है। अच्छा, तो उन्होंने नाम भी लिए, SSP साबिक SSP चौधरी शफकात का नाम लेके उन्होंने एक न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि उसने टीपू को फ़ोन किया कि जो 5 कत्ल हुए थे नूरी नद के लक्ष्मी चौक में, कि अगर तुम तीफी से सुलह नहीं करोगे तो ये पर्चा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तो वो पर्चा फिर हुआ। एक साबिक SSP थे कमरुज़्ज़मान, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि SSP चौधरी शफकात ने 5 करोड़ रुपये लेकर तो टीपू को नामजद किया। अच्छा, अब कह रहे शिराज भाई, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, एक तो आप बताइए कि पुलिस का इसमें मुफाद क्या है? अगर पुलिस ने दोबारा से ये गैंग वॉर शुरू करवाई है और ये गुज़श्ता रोज़ हुआ है कत्ल, अब इसका इख्तिताम कहाँ पे होगा? ये तो सिलसिला लगता है चल निकला है। देखिए, जो रात को मुकदमा दर्ज किया गया है, जो जावेद भट्ट को कैनाल रोड पे कत्ल किया, उसमें बलाज के छोटे भाई फतेह को और कैसर भट्ट को नामजद, मुतासरा पार्टी ने उन्हीं को डायरेक्टली नामजद कर दिया। लेकिन इचरा थाना में 3 दरख्वास्तें दी गई
पहले कैंसिल की गई। एक शकील भट्ट को नामजद करने की कोशिश की गई, पहले जो सीई इकबाल टाउन का सब इंस्पेक्टर है, उसमें एक माजिद सब इंस्पेक्टर है, उसको भी नामजद करने की कोशिश की गई। फिर बलाज का जो मुदई है मसब, उसको नामजद करने की कोशिश की। तीसरी दरख्वास्त में ये जो गैंग वॉर चलती है, ये इसी तरह चलती है कि उसको पोलिटिसाइज किया जाता है बहुत से बात। लेकिन लगी रहा शराज भाई के बज़ाहिर तीफी भट्ट को जब तक नहीं लाया जाता, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है बलाज के कत्ल में, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो तीफी भट्ट को वापस लाने के लिए क्या कोई बाकायदा प्रोसेस शुरू हो पाया अभी तक? अजी बिल्कुल, डीआईजी इमरान केशवर जो सी ऑर्गेनाइज के डीआईजी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि रेड वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं। तीफी भट्ट इस वक्त लंदन में मौजूद है, उसकी तमाम ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मिल चुकी है, जबकि गोगी भट्ट जो है इश्तहारी वो भी है, लेकिन वो पाकिस्तान में है। और 3 टीमें कराची, वजीराबाद और सियालकोट में भी गई हैं। 2 दिन पहले जो डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम ने फिर वही बात है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि पुलिस का अपना इसमें कोई इंटरेस्ट था, तो क्या वाकई संजीदा कोशिश है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, खबरों के लिए हो रहा है? देखें जी, मार्केट में तो ये बात भी है कि जो एहसन शाह को मारा गया है वो भी पैसे लेके मारा गया है, जबकि पुलिस यही कह रही है कि पुलिस मुकाबला हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ रहा है कि चंद फीट के फासले से शूटर ने फायरिंग की। देखें तो ये बात बड़ी जोरों शोर से इस बारे में कहा जाता है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। जो इनकाउंटर्स होते हैं उसके पीछे भी इनके अपने मफादात होते हैं पुलिस के, और बिला वजह के इनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं। इस मामले में आपके फैक्ट्स क्या कहते हैं? आपने जो हकीकत क्या की होगी? देखें, अगर हम 3 सालों की बात करें तो 380 से ज्यादा पुलिस मुकाबले जो हैं वो सिर्फ बाटापुर के इलाके बसीन एक गांव है वहां पर ले जाकर किए जाते हैं, और रात के 12 बजे पुलिस जाती है बरामदगी करवाने के लिए। तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है। अगर जुडिशियल इंक्वायरी की जाए तो आईजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी जो हैं, ये जब डीपीओ कसूर थे तो एक पुलिस मुकाबले में इन पे नामजद मुकदमा हो गया। इंक्वायरी कौन करेगा? यही तो बात है, क्योंकि ऊपर लेवल तक सब मिले हुए हैं। तभी अगर पुलिस मुकाबला खुद कराया है तो वो छुपाएंगे भी खुद ही। देखें जी, अगर बलाज की अगर बात की जाए, तीफी भट्ट की और टीपू ट्रकों वाले की दुश्मनी की, तो वो एक प्लाजे से शुरू हुई, और उस वक्त एक आला जो सियासी शख्स था, जो कमान है या गद्दी नशीन कहा जाए, वो कौन है जो टीपू ट्रकावाला के घर पे ये सारे फैसले कर रहा है, और ये जो भी बदला लिया जा रहा है, इस वक्त कौन कमान संभाले हुए है? देखिए, बदला तो हम नहीं कह सकते ये कि वो, लेकिन फैसले कौन कर रहा है इस वक्त? हाँ, घर के फैसले वो जो आरफ अमीर का मामू है, सुल्तान महमूद और बच्चू, वो है सारा। चूंकि वो, और ये बालाज के क्या लगते थे? बालाज के ये दादा हैं, और आरफ अमीर टीपू के जो मामू हैं। अच्छा। वो मुदई भी थे टीपू के कत्ल में, और उनका ये कहना है कि शकील भट्ट जो है वो हमारे साथ उसकी सलाम दुआ है, लेकिन वो हमारे साथ कोई ऐसा मिलकर उसने कोई मुकाबला नहीं किया। जबकि मार्केट में ये बात भी है कि एहसन शाह को भी मुकाबला। अभी तीफी भट्ट तो आपने बताया कि रेड वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी, उसके बहनोई को मार दिया गया। और कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो कि खदशा है कि उन्हें हिट किया जा सकता है? देखिए, इस दोनों की फैमिलीज में जो है अभी तक 32 अफराद कत्ल हो चुके हैं। टीपू ट्रका वाले पे जो 3 दफ़ा फायरिंग हुई, एवान अदल में फायरिंग हुई, वहाँ पर 5 अफराद मारे गए। टीपू जख्मी हुआ। के करीबी साथियों में, बलाज के करीबी साथियों में कौन कौन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है? देखिए, यहाँ पे स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट दी है कि लाहौर में 200 किराए के कातिल मौजूद हैं, तो उसमें से 24 अफराद पकड़े गए अभी तक। इसका मतलब है कि स्पेशल ब्रांच अगर कह रही है तो वो उन कातलों को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उसमें सियासी अफराद भी हैं, कई शूटर जो है वो पुलिस के राब्ते में है, कई इस तरह की जो दुश्मनी है, गैंग वॉर में जो लोग शामिल हैं उनके पास होते हैं शूटर। वो कोई भी, जैसे कल हुआ है कि जिस जगह पे ये वाकया हुआ है उसके चंद फरलांग के फासले पे GOR है, और लाहौर में 62 कैमरे लगे हैं उस जगह। सुनसान एरिया तो नहीं था वो? सुनसान एरिया नहीं है। उनकी अहलिया भी साथ थी, वो भी बताया जख्मी हुई है? जी बिल्कुल, उनके बाजू पे गोली लगी है और खतरे से बाहर है वो खतरे से बाहर है। एनी शाहिद भी वही हैं, और उनका ये कहना है कि मैंने कैसर भट्ट को और बलाज का जो भाई है फतेह, जिनको नामजद किया गया, मैंने पहचान लिया है। अब ये मुकदमा उन्होंने अपना खुद खराब कर लिया है, चूँकि जो SP मॉडल टाउन है, अखलाक तारा जो मौका पर पहुँचे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं जो ब्लर हैं। अभी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नादरा के जरिए। हम ये चेक करेंगे कि ये शूटर कौन है। अगर कोई शूटर और निकलता है तो फिर ये मुकदमा जो दर्ज हो रहे हैं, इस तरह के लाहौर में जब तक नामजद जो कत्ल के मुकदमे हैं वो दूसरे लोगों पे जो बिला वजह दर्ज करवाए जाते हैं, तो यही असल दुश्मनी की वजह बनती है। लाहौर में बेशुमार ऐसी दुश्मनी है जो झूठे मुकदमात की वजह से जो। अच्छा, एहसन शाह के बारे में ये भी कहा जा रहा है, जाते जाते मैं आपसे पूछ लूं कि उसने कोई प्लान बना लिया था, कोई टीम बना ली थी पुलिस वालों पे हमला करवाने के लिए, और वो जब कॉल ट्रेस हुई इसकी अहलिया की और उसकी बात की, तभी उससे ये शूट किया गया? जी बिल्कुल। शकील भट्ट, देखे टीपू जब एयरपोर्ट पे कत्ल होता है तो उस वक्त भी शकील भट्ट मौजूद होता है।
जब बलाज का मर्डर होता है तो उस वक्त भी शकील भट्ट उसके साथ होता है। एहसन शाह को गिरफ्तार करने शकील भट्ट जाता है, एहसन शाह को जेल से निकलवाता है तो शकील भट्ट, एहसन शाह को मारता है तो शकील भट्ट। तो उसकी कॉल ट्रेस हुई थी अपनी वाइफ के साथ बात करते हुए कि मैं शकील भट्ट को जो है वो मरवा दूंगा। तो उसी बेस पे फिर उसको निकलवा कर तो रात 12 बजे शादबाग के इलाके में ले जाया गया, जहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि एहसन शाह के भाई ने फायरिंग की है, जबकि अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उन्हें भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। शराज इंसार हमारे क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जो गैंग वॉर्स हैं इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, पुलिस को संजीदगी से इसके खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा, ना कि इनको बढ़ावा देना चाहिए और फ्रीक बनकर इनका साथ देना चाहिए। और यही एक बेहतरीन तरीका भी है इस जंग को, इस जो चल रही है कत्लो गारत, इसको ख़त्म करने का, कि हमारी फोर्सेस जो मुतहरक हों, हमारी जो पुलिस है वो मुतहरक नजर आए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए बच्चों के शर्मीलेपन की, बच्चों की तरबियत की, बच्चों के इखलाक की, वो किस तरह से करनी है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे जो हैं वो शर्मीले बहुत होते हैं, वो अपने आप को बयान नहीं कर पाते हैं, जो कि दर हकीकत उनके लिए नुकसानदेह होता है। ऐसे बच्चे किसी बात का जवाब या रद्द-ए-अमल देने में बहुत सुस्त होते हैं। उनके साथ अगर कोई मिसबिहेव भी कर जाता है तो वो बताने से हिचकिचाते हैं, या उनके साथ अगर कोई वो बात अपने दिल की भी करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स से तो वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से एक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा बच्चे बेसुकूनी भी महसूस करते हैं और ये किसी से बात करते हुए वालिदैन से चिमट जाते हैं या फिर अपना सर झुकाकर वहां से चले जाने या आंखें बंद करके अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं। तो स्कूल में टीचर के सवालों का जवाब देने से भी ऐसे बच्चे घबराते हैं। और आपको पता है ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि वो अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को खास तवज्जो की और उनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और ये काउंसलिंग कैसे मुमकिन हो सकती है, हम ये जानते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा जो आज का इशू है, जो टॉपिक है वो आपको पता ही है। बच्चे जो हैं हमारे बहुत सारे इस चीज़ से दो चार हैं कि वो अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर जो वो कहना चाह रहे हैं वो मिसबिहेव का भी अगर शिकार होते हैं तो वो पेरेंट्स से कह नहीं पाते, या फिर जिस तरह हमने बताया कि कुछ बच्चे बहुत शर्मीले भी होते हैं। तो किस तरह से उन बच्चों को इस चीज़ से निकाला जा सकता है और कितना नुकसानदेह है ये रवैया? पहली बात तो ये है कि बच्चे का जो भी रवैया होता है वो इस बात का इजहार होता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। अगर वो बच्चा बचपन से एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ है और उसने परवरिश पाई है कि जहाँ पर बात करना और अपने जज्बात का इजहार करना उस बच्चे को अनसेफ कर देता है, जहाँ पर वो ये महसूस करता है कि अगर वो अपने दिल की बात करेगा तो उसको डांट डपट का निशाना बनाया जाएगा या उसके साथ मारपीट की जाएगी, या ये कि उसके आसपास के जो बड़े हैं उनमें से कोई एक ऐसा होता है कि जिसके इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं और उसके सामने बच्चा अपने जज्बात के इजहार में खुद को गैर महफूज समझता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं ये फिर कहीं पर भी अपने आप को इजहार के लिए पीछे रह जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हम ऐसे बच्चों को समटाइम कहते हैं बहुत इंट्रोवर्ट है, ये बात जो है दूसरों के साथ नहीं करना चाहता, लोगों में घुलना मिलना नहीं चाहता, ये किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है जिसकी वजह से बच्चा अलग थलग हो जाता है, या फिर ये उसकी आदत हो सकती है, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, ये कहकर पेरेंट बात टाल देते हैं? अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो इंट्रोवर्ट बच्चा होता है वो कम्युनिकेशन से घबराता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करता और हर जगह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंट बच्चा होता है। लेकिन जो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, जिसमें एतमाद की कमी होती है या जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शाय है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हमें देखना पड़ता है कि फिर उस बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है। और इसके अंदर मैंने जैसे कहा ना कि की रोल पेरेंट्स का होता है। चाहे आप जिस भी स्टेज के अंदर इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करें, की रोल इसमें वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन चाहें तो अगर हम देखते हैं कोई वर्किंग मदर्स हैं जो जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, वालिदैन में से जो वालिद हैं वो उमूमी तौर पे अपने जॉब में बिजी रहते हैं, तो उनका बच्चों के साथ वक्त गुजारना और उनका इसमें किरदार, जिसको आप कह रही हैं कि की रोल उन्हीं का ही होगा, तो ये कितना ज़रूरी है कि वो खुद जिम्मेदारी संभालें, उस बच्चे के साथ काउंसलिंग करें, टाइम गुजारें? जी, इसके अंदर 2-3 चीज़ें अगर वालिदैन कर लें तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह उनके बच्चे हमेशा के लिए इस चीज़ से निकल आएंगे। पहली बात तो ये कि बच्चों के सामने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें। वो जो इमोशनल एक्सप्लोजन्स हम बच्चों के सामने देते हैं वो ना दिया करें। नंबर 2 ये कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बातचीत करें। जब हम तहम्मुल के साथ अपने बच्चों के साथ बातचीत करेंगे तो हम उनको एक तो ये एहसास दिलाएंगे कि महफूज तरीका है
अपने जज्बात किसी तक पहुंचाने का। ठीक है। दूसरा, हम उनको इस बात की तरबियत भी देंगे कि अपने जज्बात लफ्जों के जरिए कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। तीसरी बात ये होती है कि हम उनको उनके जज्बात के लिए अल्फाज देंगे, वोकैबुलरी देंगे जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और इसी कम्युनिकेशन के अंदर वो ये बात सीखेंगे कि उन्होंने एक महफूज जगह पर किस तरह अल्फाज का यूज करते हुए अपने ख्यालात और जज्बात दूसरे इंसान तक पहुंचाने। तो ये फिर अच्छा, एक उनको और चीज़ डॉक्टर साहब, benefit। बहुत से बच्चे स्कूल के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे किसी टीचर्स के साथ भी या किसी बड़ी क्लास के स्टूडेंट से भी डर जाते हैं या उसके हरासमेंट का शिकार होते हैं या बाज़ टीचर मारपीट के आदी होते हैं, तो वो घर पे आके उनके साथ काउंसलिंग करना, पेरेंट्स का पूछना कि सारा दिन तुम्हारे साथ क्या होता रहा, या किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए, ये कितना ज़रूरी है? ये भी इंतहाई ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे के साथ थेरेपी सेशन लगाने बैठे हैं और आप कहें बताओ आज का दिन कैसा गुजरा। ये तो बिल्कुल कैजुअली आप बच्चे के साथ डेली कपड़े बेसिस चेंज करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं उसको, या उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। उस दौरान में आप बातों बातों में उससे पूछें। और उसके साथ साथ अगर वो बच्चा गम और गुस्से का इजहार करता है तो उसको ये बताएं कि गम और गुस्सा बुरे जज्बात नहीं है, बशर्ते कि उनको इजहार दुरुस्त तरीके से किया जाए, अल्फाज से किया जाए, आवाज से किया जाए, आंसुओं से किया जाए, वायलेशन के बजाय, वायलेंट होने के बजाय। ठीक है। और इसी तरह ये कि बच्चों को जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, याद रखें पेरेंटिंग के अंदर की जो है ना वो कम्युनिकेशन है। तो जितना अच्छा आपका आप बच्चे का ब्रिज होगा कम्युनिकेशन का, आपका बच्चा पूरी जिंदगी में उतने ही बड़े बड़े मसाइल से महफूज रहेगा। क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब एक और इशू भी है, हमारे बच्चे बात तो कर लेते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों का बात करने की वो स्किल्स नहीं है, मुदल्लल बात नहीं करते हैं या फिर वो अपनी बात समझा नहीं पाते हैं किसी दूसरे को। वो बच्चों को किस तरह से इखलाकी इक़दार सिखाना, अपने बच्चों को बात करना सिखाना, ये किस तरह से कर पाएंगे हम? जी, इसके लिए भी आपको मैं बताती चलूं कि 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो ये कि हम खुद उस इखलाकी वैल्यू का नमूना बनकर बच्चे के सामने आए जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम खुद गालम गलोच कर रहे हैं और बच्चे से कहें कि गाली देना बुरी बात है। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि एक तो हमने खुद उस चीज़ का इखलाकी नमूना बनकर आए, दूसरी बात बच्चों के साथ हम उनकी तरबियत के लिए और भी रिसोर्सेज को शामिल करें और उसमें सबसे पावरफुल रिसोर्स जो है वो बुक रीडिंग हैबिट है। तो अगर आपने अपने बच्चे के साथ बुक रीडिंग हैबिट बना ली है तो आप समझे कि आपने बच्चे को एक लाइफ लॉन्ग गुड फ्रेंड दे दिया है। दुरुस्त। हम बच्चे से बात तो करते हैं तुम कह के या जिस तरह से भी हमारा घरों का तरीका कार होता है, लेकिन हम बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जब वो बात करे तो वो हर एक से आप जनाब कह के बात करे। ये कितना ज़रूरी, जिस तरह आपने कहा कि हमें खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, खुद हमें उस तरह का किरदार प्ले करना पड़ेगा। तो ये कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चे को पैदा होने से लेकर उसको एक इज़्ज़त और एहतराम दें और अपने इर्द गिर्द भी अपने रिश्तों को इज़्ज़त और एहतराम दें ताकि वो वही कुछ सीखे। क्योंकि कहते हैं बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है, तो वो कितना ज़रूरी है, एक माँ का किरदार वो वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जो है वो रिलेशनशिप पैटर्न्स जो है वो हमसे सीखता है। हम उसका ब्लूप्रिंट है, उसके वालिदैन हो गए, उसके घर वाले हो गए, बाकी अफराद भी इसमें शामिल होते हैं, सिर्फ वालिदैन ही नहीं, वालिदैन का की रोल होता है नो डाउट। और उसके अंदर ये है कि पहले दिन से हम बच्चे को एक इंसान समझें। बिल्कुल ऐसे है, एक खुदा की मुकम्मल तख्लीक समझें, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको उसी तरह रिस्पेक्ट दें जो किसी भी दूसरे इंसान का हक है। तो वो बच्चा भी बदले में आपको रिस्पेक्ट दे और वही कुछ सीख सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया अतहर, लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से हमें बता रही थी कि बच्चे के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो तो की रोल रखते ही रखते हैं, उसके साथ जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार, उनका भी बड़ा किरदार होता है ताकि वो बच्चे को इज्जत दें और उसके बदले में बच्चा भी इज्जत करना सीखे और दूसरों को इज्जत देना सीखे। हम यहाँ पर बिल्कुल, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन तलबा की जो कि सरापा एहतजाज हैं कनाडा में कुछ कवानीन की वजह से और तालिब इल्म सबसे ज़्यादा उससे मुतासर हो रहे हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। बहुत ही अहम इशू है। कनाडा इस वक्त मुल्क गिर एहतजाज का शिकार हो चुका है क्योंकि तकरीबन 70,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा ग्रेजुएट्स को वफाकी पॉलिसी में तब्दीलियों की वजह से मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और हम देख रहे थे कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सरापा एहतजाज हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा हैं, एक बड़ी तादाद इंडियंस की भी है, लेकिन पाकिस्तानी तलबा भी चूँकि मुतासर हो रहे हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। शाज़िया हुसैन कनाडा में लीगल एडवाइज़र भी हैं और आजकल पाकिस्तान में आप मौजूद थी, तो उनकी का फ़ायदा उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आपसे यही हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है बुनियादी तौर पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं वॉलंटियर करती हूँ सेटलमेंट में, जो वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया वगैरह से जो आते हैं इमिग्रेंट्स या फिर स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको मैं जो है वॉलंटियर करती हूँ। तो ये लीगल एडवाइस नहीं है। ठीक है, आप उनकी हेल्प आउट करते हैं मामलात में। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये जो है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिवाइज की अपनी पॉलिसी को, ये हुआ कैसे और अब क्या मुस्तकबिल दिख रहा है इन स्टूडेंट्स का? असल में ये पोस्ट कोविड, थैंक्स टू पोस्ट कोविड जो सिचुएशन हुई, इन्फ्लेशन आया है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हाउसिंग की और जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट को ये उठाना पड़ा कदम। लेकिन गवर्नमेंट को ये कदम उठाने से ज़्यादा यानी ये हाउसिंग और ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ से इमिग्रेंट्स होते जा रहे थे, यानी कि जब ये स्टूडेंट वीज़े पे आते थे उसके बाद ये वर्क परमिट पे अप्लाई करते थे, वर्क परमिट के बाद ये पीआर के लिए अप्लाई कर देते थे, तो उसकी वजह से इमिग्रेशन। लेकिन उसका तरीकाकार तो ये हो सकता था ना कि जो भी इस तरह से अप्लाई करता है उसको परमिट इशू ना करें, लेकिन स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर देना। स्टूडेंट्स अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोकल्स थे, जो कैनेडियन नेशनल्स हैं, उनको जॉब्स मिलने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से अब ये स्टूडेंट्स उसका निशाना। कनाडा में जो है वो खुद उसकी इतनी परेशानी बढ़ चुकी है कि वो मज़ीद वो बैनुल-अक़वामी परेशानी लेने के मूड में नहीं है। लेकिन उससे हज़ारों की तादाद में जो है स्टूडेंट्स मुतासर हो रहे हैं और अब नतीजा ये है कि मुल्क गिर हड़तालें नहीं सॉरी एहतजाज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ने तो जाहिर है अपनी फीसें जमा करवाई नहीं है, उन्हें तो उनका साल अगले साल उनके ज़ाया हो सकते हैं। उसके लिए कोई उन्होंने तरीक़ाकार मज़ीद कोई वज़ह किया हो कि आने वाले दिनों में इन स्टूडेंट्स को वीज़ा जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन इनको फैसिलिटेट किया जाएगा जो कि ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, अभी जो हैं उनको वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा, उनको कह रहे हैं कि बस आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और वापस जाएं। अब उनको रखने का कोई भी, पहले वर्क परमिट के ऊपर काम करते थे तो उसकी वजह से फिर वो अपनी फैमिलीज़ को भी बुलाते थे। जाहिर सी बात है इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबाव बढ़ रहा था, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट। अच्छा, ये हुआ कैसे? आप बता रही हैं पोस्ट कोविड, लेकिन हम एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। वो कह रही है कि हमारे रियासतें रकबा इतना ज़्यादा है, जो हुनरमंद हैं, जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, या जो ऐसे शोबे में जो कि जॉब क्रिएट कर सकते हैं, उनको वो वेलकम कर रहे थे, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। अब ये एकदम से उन्होंने वर्क परमिट्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। 70,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने वार्निंग दे दी है। तो ये क्या पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज कैसे होगा? असल में बात ये वही जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इमिग्रेशन के बड़ी फ्रेंडली थी, लेकिन उसके बाद उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे, और क्योंकि 2023 के अंदर 4,65,000 जो थे वो एक्सपेक्टेड थे इमिग्रेशन के लिए, लेकिन इमिग्रेंट्स आए हैं 5 लाख, तो वो ग्रेजुअली बढ़ ही रहा था, उसमें कमी नहीं हो रही थी। और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो मईशत, जॉब क्रिएशन की बजाय ये डिस्करेज करना इमिग्रेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को, आप समझते हैं ये वो भी तो इकोनॉमी में इजाफा ही कर रहे हैं ना। देखें तो अगर वो भी आपकी बाहर से पैसा आ रहा है, स्टूडेंट्स शोर ही इसी वजह से मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इनकी इकोनॉमी पे इतना सपोर्ट किया है, आपके रेवेन्यू में इजाफे उसके बाद जो है हमारे साथ ये। अच्छा, ये वही सूरत हाल हो गई जो इंग्लैंड में थी। यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक थे उनको एतराज़ था कि आप बेदखल करें बाकियों को और हमें मौका मिलना चाहिए। जी, ये बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल हो रही है और इसका अब मतलब ये बेचारों का स्टेक पे आ गया, तो क्योंकि जो एक ख्वाब लेके आते हैं, अपना पैसा लगा के कुछ घर बेच के आते हैं, मतलब इस हद तक वो बाहर निकलना चाहते हैं और यंगस्टर्स के बाद वो वहाँ पर सेटल होंगे। इसके असरात क्या देख रही हैं आने वाले दिनों में? इसके असरात अभी फ़िलहाल उनके ऊपर तो बड़े ही ख़राब होंगे, और इसमें ये कि एहतजाज जिस तरह हो रहा है तो कनाडा में खुदा न खास्ता कुछ इस तरह के सूरत हाल लगता है इन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट या मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो कि करे,
और लचक दिखाने के मूड में नहीं, लचक दिखाने के मूड में नहीं है। यानी कि इनका जो मुस्तकबिल है स्टूडेंट्स का वो दाव पर लगा है और कैनेडियन गवर्नमेंट को इस वक्त शदीद तनकीद का सामना है। आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया शादिया हुसैन साहबा। और एक अहम इशू है, उम्मीद करते हैं कि कोई बर वक्त हल तलाश किया जा सकेगा। आखिर में जाते जाते कुछ बात बिल्कुल जी, जुनैद जमशेद का यौम पैदाइश चाहने वालों के दिलों में आज भी वो जिंदा हैं। करोड़ों दिलों में बसने वाले मारूफ गुलकार, फैशन डिज़ाइनर और मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद हम में नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले आज उनकी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल, हर दिल अजीज जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पैदा हुए और उन्होंने 90 की दहाई में दोस्तों के साथ मिलकर एक वाइटल साइंस के नाम से बैंड बनाया था, जो कि उरूज की जो थी बहुत ही अरूज हासिल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने करियर को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने अपनी जो डाइवर्जन थी वो जब हमने देखी उनकी, तो एक खूबसूरत अंदाज में उन्होंने नया अंदाज दिया म्यूजिक इंडस्ट्री को भी। और हर नौजवान की जुबान पर बस उन्हीं के गीत ही एक वक्त में दिखाई देते थे, जिसका नाजिया हसन है और इसी तरह से जुनैद जमशेद और वाइटल साइंस के जो गीत हैं वो हर जुबान पे सुनाई देते थे। तो अपना रुख बदला तो उनके जो मिली नगमे या उनकी जो नातें थी वो भी उतनी ही मकबूल हुई जितने उनके नगमे या उनके गाने मकबूल हुए थे। और आज भी उनका नाम उसी तरह से मोहब्बत से लिया जाता है। नगमा है दिल दिल पाकिस्तान, वो ना सिर्फ गाया जाता है, अहद में पसंद किया गया बल्कि आज भी हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल चला रहा है। तो फिर उस मिली नगमे के कुछ अरसे के बाद वाइटल साइंस ग्रुप बिखरा, तो फिर जुनैद जमशेद ने कुछ अरसा तन्हा भी गुलकारी के मैदान में जौहर दिखाए हैं और वो गाने भी भरपूर मकबूलियत तक पहुँचे हैं। लेकिन जी उनकी ज़िंदगी में इनकलाब उस वक्त आया था जब उन्होंने गुलकारी छोड़कर नात खानी शुरू की थी और तबलीग के सारे इस्लाम के और भी नज़दीक आ गए थे। हम उन्हें जो है वो याद रखेंगे, हमेशा हम सबके दिलों में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।